आज उस घटना को कैसे देखते हैं? वो एक एक्सीडेंटली घटना थी। अफसोस है आपको? हाँ बिल्कुल अफसोस है। लेकिन आज भी हर चैनल जब नरेश मीणा की ब्रेकिंग खबर कोई भी करता है तो सबसे पहले वो थप्पड़ दिखाता है कि ये तो गुंडा है। डूंगरी बांध भाई गाजा में जहाँ कुर्बानी हजारों कुर्बानी लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। 76 गांव कैसे जमीन को छोड़ देंगे, अपने घरों को छोड़ देंगे? पर आपने इन 76 गांवों की और गाजा की तुलना गलत कर दी। अब दुनिया छोड़ो, भर की गाजा- राजनीति घुसी हुई है, अमेरिका दुनिया भर की चीजें लेकिन घुसी हुई हैं। डैम नहीं बनेगा डूंगरी बांध। अंता जो चुनाव है निर्दलीय, मैं या अगर अंता साथ? चुनाव हुआ तो चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस से आपको ऑफर आ गया तो मुझे भरोसा, जिस दिन मैं राहुल गांधी की टीम में अगर राहुल गांधी से जुड़ गया, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी फिर मेरे को 24 घंटे अपनी गाड़ी में रखेगा। नमस्कार, अश्विन कुमार शो में आपका स्वागत है। और आज से लगभग एक साल पहले 13 नवंबर 2024 को देवली ओनियारा राजस्थान की एक विधानसभा के समरावता पोलिंग बूथ पर एक ऐसी घटना घटी, एक थप्पड़ कांड हुआ, जहां एक यंग ब्लड, एक नए राजनेता ने एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद राजस्थान की राजनीति में बवाल मच गया और विरोधियों ने यह तय मान लिया और खुशियां मना ली कि नरेश मीणा की राजनीति यहां से खत्म हो जाती है। नरेश मीणा 8-9 महीने के लिए जेल गए और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने सारी इन कवायदों पे पानी फेर दिया, विरोधियों के मंसूबों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और नरेश मीणा की राजनीति खत्म होने के बजाय नरेश मीणा एक राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर बाहर आए। और राजनीति से कहीं ज़्यादा नरेश मीणा जन आंदोलनों का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। वही नरेश मीणा आज हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत सारे ज्वलंत सवाल हैं क्योंकि इनकी राजनीति भी उसी तरीके से ज्वलंत और ज्वलंतमाने रहती है, तो आज बहुत सारे सवाल इनसे करने के लिए हैं। सबसे पहले नरेश मीणा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और बहुत सारे सवाल आपसे करने के थे जो हम भी बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपसे पूछें, और आपकी फैन फॉलोइंग प्लस जनता बहुत सारे सवाल ये मन में लेके बैठी है कि इतना उग्र राजनेता जो करंट में रहता है हमेशा, उससे सवाल किए जाएं। तो सबसे पहले वो घटना घटी, वहीं से शुरू करते हैं। आज उस घटना को कैसे देखते हैं? एक वक्त वो था जब वो घटना घटी, आप कई महीनों के लिए जेल में गए, और एक आज का वक्त है जब आपने हाल ही में झालावाड़ के बच्चों के लिए एक जन आंदोलन किया और उनको न्याय दिलाने की अपनी तरफ से कोशिश की। कैसे देखते हैं इस पूरे सफर को? देखो, समरावता जो प्रकरण था वो एक एक्सीडेंटली घटना थी। वो अचानक से घटना हुई और मैं उसको उचित नहीं मानता। अफसोस है आपको? हाँ बिल्कुल अफसोस है। ये एड्रेनलिन कई बार हमारा गुस्से में, हम कई ऐसा होता है ना कि हम खेल भी खेलते हैं तो बढ़ जाता है, तो अचानक से हुआ था। और वहाँ जिस तरह से लोग, सारे लोग, गांव के लोग बहिष्कार करके बैठे थे, और उस बहिष्कार को तोड़ने के लिए प्रशासन ने जिस तरह से जाति की, जिस तरह से जबरदस्ती वोट दिलाया, तो उसकी वो प्रतिक्रिया थी। लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया मुझे लगता है उस समय वैसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। नहीं, पर इसमें कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नरेश मीणा बहुत शार्प पॉलिटिशियन है और उनको ये बात पता है। जैसे एक बहुत आपने देखा होगा कि अगर आप किसी शहर में जाते हैं और आपको उस शहर को कब्जाना है तो वहाँ का जो बजाय सबसे भिड़ो आप एक आदमी से उलझोगे, दो से उलझोगे, बजाय उस शहर का सबसे बड़ा जो गुंडा, उसको आपने थप्पड़ रसीद कर दिया या उसका वो कर दिया, तो आपका पूरा शहर आपका हो गया। तो कहीं आपका ऐसा तो नहीं था कि आपने सोचा कि यार ये सही मौका है लाइमलाइट में आने का? या फिर इससे पहले भी कुछ ऐसे कांड हुए राजस्थान की राजनीति में जब कई आज जो मंत्री हैं, आज जो बड़े नेता हैं, उन्होंने भी पहले कई अधिकारियों पर हाथ उठाया और उनसे उनकी राजनीति चमकी। तो कहीं ये उनसे प्रेरणा तो नहीं, या ये शार्प राजनीति का आपका टॉस तो नहीं था कि आपने सोचा कि ऐसा कर लेता हूं तो मैं फेमस हो जाऊंगा? नहीं, गलत धारणा है। वो एक्सीडेंटल घटना थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। क्लियर अफसोस है आप? हाँ बिल्कुल। 8 महीने का सफ़र कैसा रहा जेल का आपका? जैसे होता है, जेल में 8 महीने निकालना बहुत लंबा और बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन बाहर जिस तरह से जन समर्थन लोगों का मिल रहा था तो उससे उम्मीदें बनी रहती थी। लोगों का जो प्यार था, विश्वास था, बाहर जिस तरह से मिला, तो उसको जेल काटने में आसानी रही। आप बाहर के समर्थन की बात कर रहे हैं, पर हमें तो जैसा सुनने में आया कि आपको अंदर भी बहुत समर्थन मिला। जब आप जेल में थे तो कुछ लोगों ने अपनी बाउंड्रीज को पार करके, अपनी जो लिमिट्स हैं, राजनीति की जो लिमिट्स हैं, उनसे भी पार करके आपको समर्थन दिया। जेल के अंदर तो सर जो बंदी थे, बंदियों की मैंने जो हकों की लड़ाई थी वो लड़ी थी अंदर जेल में भी। मतलब वहाँ भी आंदोलन कर दिया? वहाँ भी तीनों जेलों में। तो ये आंदोलन का ख्याल पहले था या जेल में आके आ गया कि चलो अब आंदोलन शुरू करते हैं? मैं तो सर जब से छात्र राजनीति से आया हूँ तब से आंदोलनरत हूँ। आंदोलनों की राजनीति का मैंने पथ पकड़ा है। मैंने छात्र राजनीति में कई आंदोलन किए,
छात्र राजनीति में मैंने 9 दिन का अनशन किया है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को झुकाया 2006 में। 6 में जी, मैंने कई रैलियां, छात्र क्रांति रैलियां निकाली। मैंने 2010 में एक छात्र क्रांति रैली निकाली थी जिसमें मेरे मुद्दे थे वो आज सोल्व हुए। मैंने उस 2010 में शेखावटी विश्वविद्यालय की मांग की थी, मैंने मत्स्य विश्वविद्यालय की मांग की थी। तो मैंने उस समय जो मुद्दे रखे थे वो सोल्व हुए थे। एक बार ट्राइबल्स की जो आदिवासियों को जो प्राइवेट कॉलेजेज में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो बंद कर दी थी भारत सरकार ने जी। उस पर मैंने कांग्रेस के कार्यालय को घेर लिया था और वो भी मैंने पूरा करवाया था जी। तो मैं 2003-2 से जब से मैं चुनाव लड़ने लगा हूँ, छात्र राजनीति में आया तब से ही मैं आंदोलनरत हूँ। और इसीलिए मेरे पे इतने सारे मुकदमे जो लगे हैं, 28-29 मुकदमे जो लगे हैं, तब से ही मुकदमे लगते आ रहे हैं। और सारे मुकदमे राजकाज कार्य में बाधा के और सरकारी तंत्र से भिड़ने के मुकदमे हैं। जब आप जेल में थे तो आपके लिए बाहर बहुत माहौल बना, जी, है ना? तो और जब आप अंदर थे तो आपने कैदियों का, बंदियों का जो जीवन होता व्यतीत किया। इस पूरे कालखंड में कुछ लोग होंगे आपके जो साथ खड़े होंगे जिन्होंने आपको ढांढस बनाया या अपनी, मैं वापस वहीं प्रश्न पे आ रहा हूँ, हमने सुना कि भजन लाल जी ने आपकी बहुत मदद की, ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। क्या मदद की? मेरे उतार चढ़ाव रहे अभी इस दौर में। जब मैं समरावता कांड जिस दिन हुआ, थप्पड़ कांड, उस दिन मुझे पूरी तरह से रगड़ने का काम सरकार ने किया था। जो उस दिन धाराएं लगाई मेरे पे वो भजन लाल सरकार ने लगाई। हो सकता है उस दिन मेरा एनकाउंटर भी, अगर मैं रात में मिलता तो एनकाउंटर कर देते। जिस तरह से मेरे जो साथी थे उस दिन वहाँ समरावता में, उनको जिस तरह से मारा पीटा, गाँव वालों को मारा पीटा, गाड़ियाँ जलाई, तो पूरी तरह से टॉर्चर किया था। जेल में भी मुझे उसी तरह से टॉर्चर मिला सरकार की तरफ से। मेरे खिलाफ डबल एजी खड़े कर दिया हाई कोर्ट में कि इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन बाद में जब जनता ने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव का आह्वान किया और उसका जो अपडेट आया, जो आईबी रिपोर्ट आई, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग विधानसभा घेराव करने वाले थे, उसको देखकर सरकार बैकफुट पे आई। सरकार ने मेरे जो साथी थे बाहर, मेरे परिजन थे, उनसे बात करी। उनसे टेबल पे बात करने के बाद समझौता हुआ और समझौता होने के बाद भजन लाल जी ने मेरी मदद करी। ये आज भी मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ। भजन लाल जी मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन 2-3 खेमे और थे जिसमें विशेष रूप से उस समय ओम बिरला जी थे जो मेरे लिए रोड़े अटका रहे थे। भजन लाल जी के चाहने के बाद भी, ओम बिरला जी क्या चाहते थे? मतलब भजन लाल जी के चाहने के बावजूद भी ओम बिरला जी मेरी जमानत नहीं होने दे रहे थे। और भजन लाल जी चाहते थे कि आपकी जमानत हो? उन्होंने प्रॉमिस किया था मेरे फादर से। अच्छा। मेरे फादर से प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस करने के बाद में जब उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भाई इनके मुकदमे वापस ले लेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये भजन लाल जी ये जो कर रहे थे, ये सरकार का एक्ट था या भजन लाल जी का खुद का एक ये था कि? देखो, उन्होंने जब एक, वैसे तो मेरा देखा जाए तो उन्होंने एक बहुत बड़े आंदोलन को रोका था राजस्थान में, भजन लाल जी ने। उन्होंने जब मेरे फादर को बुलाया, बात हुई, और वो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि भजन लाल जी एक सीधे और सज्जन आदमी है। आज भी मैं स्वीकार करता हूँ खुद की भजन लाल जी पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने जब मेरे फादर से बात करी थी तो एक वहाँ पे गिरिराज जी धाम की तस्वीर थी, उन्होंने उसकी तरफ हाथ करके मेरे से जितना होगा मैं नरेश की मदद करूँगा, वो भी किसान का बेटा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, ये मेरे फादर से कही। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी, उन्होंने मदद करने के बावजूद भी मेरी जमानत समय पे, उन्होंने जो टाइम दिया था उस पर जमानत नहीं हुई थी, क्योंकि विरोध में और भी खेमे, विरोध में ओम बिरला जी थे। ओम बिरला जी पूरी तरह से उस समय लगे हुए थे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा प्लान इनका ये था, प्लान जो था ओम बिरला जी का, वो प्लान ये था कि नरेश मीणा को जब तक ट्रायल चले एसडीएम वाले मामले की, ट्रायल तक ही अंदर रहे और अंडर ट्रायल में ही इसको सजा दे दी जाए ताकि इसको चुनाव लड़ने से रोका जा सके। ये उनकी पूरी प्लानिंग थी, पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ था। समझौता जब हुआ उसके बाद में भजन लाल जी ने मदद की, तो उस समय फिर आपको पता होगा कोर्ट में भी हमारे जिस तरह से सरकार ने पेश किया, सरकारी जो वकील थे वो, उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। जमानत हुई। जमानत होने के बाद में मैंने जब भजन लाल जी की तारीफ कर दी। अच्छा मैं क्या कि मैं साफ सुथरा हूँ, जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी, और जो मेरा विरोधी है तो उसका विरोध भी मैं उतनी करता हूँ। उनकी बहुत बड़ी शिकायतें हुई शायद, मेरे को जो पता लगा बाद में। मैंने उनसे मिलने का प्रयास किया समरावता मामले में और अन्य मामलों में, लेकिन मुझे ना तो भजन लाल जी के यहाँ से कोई समय मिला और समय ही नहीं मिला। जो समरावता में उन्होंने जो प्रॉमिस किए कि हम मुकदमे वापस ले लेंगे, हम उनको मुआवजा देंगे, तो मुआवजा अभी तक उन समरावता वालों को पूरा नहीं दिया गया। वो कोई मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। मेरे से कोई किसी तरह की मुलाकात करने के लिए सीएम साहब तैयार नहीं थे। उन पर इतना दबाव आया, और पॉलिटिक्स में तो इनपुट आ ही जाता है,
तो उनकी इतनी दिल्ली में इतनी बड़ी शिकायतें हो गई आपके विरोधियों ने भजन लाल जी की कि साहब नरेश मीणा जो कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये सब किया, लेकिन उसको भजन लाल जी उसकी मदद कर रहे हैं। तो हो सकता है उस कारण से फिर भजन लाल जी हाँ, मतलब उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो गई। हाँ, हो सकता है। बाकी व्यक्तिगत उन्होंने मदद करी आपकी। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि उस समय उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मेरी मदद करी। बिरला जी और भी बहुत सारे नेता, लेकिन मेनली बिरला जी, और भी हमारे कई लोग थे उनके साथ में, लेकिन वो मेनली बिरला जी खिलाफ थे। बिरला जी क्या चाहते हैं आपसे, मतलब विरोध है क्यों, आपको क्या लगता है? क्योंकि बिरला जी से कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं अभी जब कांग्रेस में था तो मैंने कांग्रेस में मैंने 2 साल जब चुनाव टिकट मांगा, 2 साल टिकट नहीं मिला, तो मैं कोटा चला गया था प्रचार में। और जिस स्टाइल से मैंने वहाँ प्रचार प्रसार किया प्रहलाद गुंजल जी का, तो उसके कारण था कि वो बिरला जी तब से फिर उन्होंने व्यक्तिगत ले लिया, पर्सनल दुश्मनी ले ली। अच्छा। उन पर मैंने आरोप लगाया था और वो आरोप सत्य था कि उनका कोई गाड़ी गिफ्ट में दी थी, वो जिसने दी वो दाऊद इब्राहिम जो गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन था, उसके पैसा उसमें उपयोग हुआ था। आप अभी भी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब। हाँ, तो मैं काई से डरूं, तो किससे डरूं? तो जो सच्चा है वो सच्चा है। आपका क्या कहना? मैंने वो गाद, अभी एक बजरी का मामला चल रहा है। नहीं, आप मेरे को बताइए वो किसने गिफ्ट करी गाड़ी? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी ने गाड़ी का एमपी लगाकर, जब स्पीकर थे पिछली बार, हाँ, तब उन्होंने जो गाड़ी को यूज कर रहे थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, वो एक कोई फैक्ट्री के मालिक थे जिन्होंने दी, वो उनके पार्टनर थे दाऊद इब्राहिम के, जिनसे इन्होंने गाड़ी गिफ्ट में ली। और आपको ये सूचना कहाँ से मिली? वो तो पेपरों में आया था, काफ़ी सारा वो तो चला था। अच्छा, तो ये ओम बिरला जी का आपका तो वो मैंने चुनाव में रख दिया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मुद्दे पे मैंने, और मतलब आपने जो पब्लिक डोमेन में या कोई बात आ गई थी, आपने उसको बड़ा बना दिया। तो वो मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ, मैंने उन पर जो, अब राजनीति में जब हैं, हाँ, और आपने गलत काम है तो आपको जनता के सामने लाने का है। मैंने उनका एक गाद का मामला था, मिट्टी, ये जो बजरी, बिछलपुर की बजरी का मामला, अच्छा, वो मैंने वहाँ पे उठाया था कि भाई ओम बिरला जी तो एक पॉलिटिशियन है सफ़ेद पोश कपड़ों में, और बजरी माफिया बन गए। एक व्यापारी थे, बजरी के कारोबारी थे, मेघराज सिंह जी, जो राजपूत समाज से आते थे, लेकिन वो ओरिजिनल कारोबारी थे। तो कारोबारी तो कारोबार करेगा, लेकिन एक नेता होके और बजरी माफिया बन जाए, तो इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने व्यक्तिगत लिया, और उन्होंने फिर मेरे को रगड़ दिया पूरा इस बार समरावता वाले मामले में। अच्छा, मतलब उन्होंने जमानत आपकी होने नहीं दी, केस वापस लेने नहीं दिए। हाँ, 8 महीने वो। मतलब आपका शोर है कि ये उन्हीं का काम है, उन्होंने? हाँ, ओम बिरला जी के अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ और सुनी है कि आप समरावता वाले केस में टोंक जेल में थे जी। ऐसा सुनने में आया कि वहाँ आपको मरवाने की कोशिश हुई। ये सच है या झूठ है, इसका हमारे पास पुष्टि नहीं है, पर आप बताइए सच क्या है? देखो, मैं जब जेल में था तो मेरे पे प्रयास किए वहाँ, ऐसे मतलब इस तरह का मुझे महसूस हुआ वहाँ अंदर। तब मैंने एप्लीकेशन लगाई और मैंने कहा भाई मैं यहाँ सेफ़ नहीं हूँ, मुझे दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया जाए, और मेरे को फिर बूंदी कर दिया था। अच्छा। और मेरे पास इनपुट था कि भाई वहाँ हथियार थे। फिर मैंने एक बार जब मैं तारीख, हथियार कहाँ थे? टोंक जेल में या टोंक जेल में? तो मैं जब बूंदी जेल से जब मेरे को पेशी बुलाए टोंक, तो मीडिया से मेरा रूबरू हुआ, तो मीडिया से मैंने कह दिया था भाई टोंक जेल में हथियार है। और अभी 2-3 दिन पहले वो क्लियर हो गया कि वो जो वीडियो बने थे वहाँ पे हथियारों के, वो वीडियो भी शायद अब वो पुलिस के बीच में भी आ गया और आपके मीडिया में भी चल रहा है। पर ऐसी बात तो 12 के बारे में भी कही जाती है। 12 में कुछ अपराधी हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे पे कई बार व्यक्ति मतलब ऐसे हमले हुए हैं। कितनी बार? जब मेरे को मारने का प्लान किया तो कितनी बार आपको मारने की? मेरे को राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र राजनीति करता था, तो कई बार ऐसे सुपारी दी गई कि नरेश मीणा के यूनिवर्सिटी के गेट पे थप्पड़ दे दो, इसकी बेइज्जती कर दो। 2017 में मैं महुआ मंडावर जो है दौसा में, ठीक है, वहाँ एक शादी में गया, मेरे पे कातिलाना हमला किया गया। मैं शादी से निकला और मेरे पे गाड़ियाँ लेके वहाँ मेरे को मार के पटक गए। ठीक है। मैंने अभी जब 12 में जब वहाँ का एक मंत्री था उसके खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहाँ भी एक FIR लॉज हुई, उसमें वो क्रिमिनल पकड़े गए। क्रिमिनलों ने स्वीकार किया कि साहब हमें पैसा देके नरेश मीणा को मरवाने का प्लान था। और उन लोगों, जिन क्रिमिनलों का मैं जो है जिन्होंने मेरे ऊपर वो किया, स्वीकार किया है, उन्होंने वहाँ ऑलरेडी एक नेता को गोली मारी हुई थी। अच्छा। तो कई बार प्रयास किए, मतलब इस तरह से मेरे को इंटरनली मैं ज़्यादा रोज मतलब मैं रोता नहीं हूँ किसी के सामने, मैं गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, मैं बताता नहीं हूँ कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में भी मेरे साथ जिस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और वो नॉट पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल लड़ो ना मेरे से,
राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखो, पर्सनल अटैक। लेकिन पर्सनल अटैक करते हैं। पर आप एक चीज़ आप सोचिए कि 200 राजनेता, 200 सीट हैं, 200 पे 600 राजनेता कम से कम राजस्थान में है। ऐसा क्या कारण है कि नरेश मीना ही हर किसी के लिए खतरा बन जाता है? क्या कारण है कि विवादों का और नरेश मीना का साथ छूटता नहीं? आप जहां जाते हैं वहीं भूचाल भौकाल मचता ही रहता है। रीजन क्या है इसका? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अप्रोच, राजनीति को पुश करने की जो अप्रोच है वो थोड़ी अलग है, या आप लोगों को नहीं समझ पाते, या लोग आपको नहीं समझ पाते, या आप खतरा है लोगों की राजनीति के लिए? देखो मैं जिनको पढ़ता हूँ, प्रेरणा कहाँ से आती है? मेरा ख्वाब रहता है हाँ कि राजस्थान में भी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल की तरह राजनीति हो। राजस्थान में जो लोग कुंडली बनाकर बैठे हैं, जो नेता जो अनपढ़ हैं, जिन राजस्थान की राजनीति में जो मैंने देखा है यहाँ, ज्यादातर नेता ऐसे ज्यादातर जो केवल यहाँ एमएलए और एमपी बनने के लिए राजनीति करते हैं। ठीक है। उनमें कोई विजन नहीं है कि वो बदलाव की राजनीति करें। उनमें कोई विजन नहीं है। वो एमएलए एमपी बनते हैं, एमएलए एमपी का फंड का पैसा उन्होंने सड़क के दे दिया, हेडपंप लगा दिया, लेकिन उनका एक भी आप मुझे नेता बता दो राजस्थान में जिसने कोई आश्रम खोल रखा हो, जिसमें बच्चों को पढ़ा रहा हो। एक भी नेता बता दो जिसने शिक्षा पर काम किया हो। एक भी नेता बता दो जिसने पर्यावरण पर काम किया हो। एक भी एमएलए एमपी ऐसा बता दो जिसने नशा के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी हो। ठीक है। एक भी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी हो। जनता से जुड़ी जो समस्या, लोग एमएलए एमपी बनने के लिए राजनीति करते हैं, और लोग केवल चुनाव जब आता है तब बड़े बड़े स्पीच देते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये वो। लेकिन धरातल पे मैं राजनीति में बदलाव के लिए राजनीति कर रहा हूं। लेकिन आपने अभी नाम लिया यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। आपको लगता है कि बिहार की और पश्चिम बंगाल की और यूपी की राजनीति अलग है? बिल्कुल अलग है। वहां तीसरे मोर्चे आए। मायावती मुख्यमंत्री बन गई 4 बार। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह जी यादव मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह जी, मतलब वहां जो है। तो आप ये चाहते हैं कि राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा बनना चाहिए? अगर तीसरा मोर्चा, कोई भी तीसरा विकल्प आता है, तो ये जो कांग्रेस बीजेपी का जो मोनोपोली चल रही है एक तरह से, जो कि जिसको ये टिकट दे दे वही जीतता है, क्योंकि एक को हराते हैं दूसरे को जिताते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई तीसरा विकल्प हो जाए तो फिर इनकी भी मजबूरी हो जाएगी, इनको भी अच्छे लोगों को टिकट देना पड़े भाई। आपको लगता है आने वाले 2-3 साल में ऐसा हो पाएगा? कि हो जाए होने में तो, लेकिन मैंने प्रयास किए लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिली। मैंने अभी विधान देवली उनियारा में भी लोगों को बोला, सारे जो इस तरह की जो सोच रखते हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया था। कौन कौन? अभी भी मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा। अभी भी मैं लगा हुआ। आपने मेरे मूवमेंट में देखा हुआ, राजेंद्र गुडा है, वो इंडिपेंडेंट है। मनोज न्यांगली जी जो बसपा से आते थे वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। बेनीवाल जी आए तो वो भी थर्ड मोर्चे की वो करते हैं। ठीक है। अभी मेरी बात चली, अभी जब मैं अनशन से उठा हूँ तो अभी मेरी बेनीवाल जी से बात हुई है। अब हम लोग बैठ के एक बार बात करेंगे टेबल पे, और उसका एक पूरा खाका तैयार करेंगे। अगर उसमें मेरे को लगता है वो, क्योंकि मैं अपनी बात रखूंगा, वो उनकी तो उसमें कितना क्या है मैं चाहता हूं, लेकिन मैं बीजेपी को नहीं चाहता। और मुझे इस बात का दुख है कि मेरी वजह से 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है। मेरी वजह से छबड़ा में बीजेपी चुनाव जीती। अगर मैं नहीं लड़ता तो वहां चुनाव नहीं जीतती। मैं देवली उनियारा चुनाव नहीं लड़ता तो वहां बीजेपी नहीं जीतती। लेकिन मेरे पास दूसरा चारा नहीं था। मुझे भी जब 25 साल राजनीति में हो गई, 44-45 साल मेरी उम्र हो गई, मेरी मजबूरी थी मेरे को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को वहाँ करने, क्योंकि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस से टिकट मांगा, दिया नहीं। अब 2 बार लड़ लिए, दोनों बार अपनी ताकत दिखाई, लोगों ने प्यार दिया। अब तीसरा मोर्चा बने तो मैं इस कंडीशन में चाहता हूँ कि उसका बेनिफिट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। अगर हम इस दुर्भावना से तीसरा मोर्चा बनाएं, इस भावना से अगर मोर्चा बनाएं कि हम कुछ करें कि नहीं करें लेकिन उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल जाए, तो उस भावना से नहीं बनाएंगे। तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए और फिर वो कामयाब होना चाहिए। पर आपने बोला आप तैयारी कर रहे हैं, इसी बीच मान के चलते हैं कि जैसे अब आपने जो बयान दे दिया, अब ये जाएगा बाहर, आप ओपन अपनी सारी बातें कर रहे हैं, अपने पत्ते खोल रहे हैं धीरे धीरे। इसी बीच अगर कांग्रेस से आपको ऑफर आ गया तो? बीजेपी का आपने बिल्कुल बीजेपी का तो सवाल ही नहीं है, बिग नो है आपका। हाँ, बिल्कुल बिग नो है। और मान लो इसी बीच अगले चुनाव से पहले कांग्रेस ने आपको ऑफर कर दिया तो? कांग्रेस का मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दिया था, परसों भी कहा है, सम्मान चाहता हूं मैं कांग्रेस में। अब जिस कांग्रेस में मैंने 25 साल दिए, एनएसयूआई से मैं निकल के आया,
NSUI से मैं जनरल सेक्रेटरी बना राजस्थान विश्वविद्यालय से। ठीक। 2003 में मैं सोनिया गांधी जी से मिला था। और एक ऐसे तबके से आता हूँ, ऐसे वर्ग से आता हूँ जो लगभग 90% 95% कांग्रेस को वोट देती है। और आप सबके आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने इतनी भी ताकत दी है कि 10-20 सीटों पे 1000-2000 वोटों का तो शायद मैं कर ही सकता हूँ, ज़्यादा नहीं तो। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मौका नहीं मिल रहा। अब मेरा यह है कि कांग्रेस में मैं चला जाऊंगा, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में। सम्मानजनक कैसे? मैंने जो कल परसों बोला, क्योंकि मैं कोई किसी गुटबाजी में नहीं रहना चाहता, राजस्थान की गुटबाजी। यही तो समस्या है आपको लेकर राजनीति में। नरेश मीना एक ऐसा घोड़ा है जिसको बांध नहीं सकता कोई। तो कांग्रेस में भी जो कल्चर है यस मैन का, पूरा वहां से आला कमान से तय होगा। जब एक सिस्टम बना हुआ है कि यस वहां से होगा, आला कमान से नो भी वहीं से होगा, इस जगह एक बिल्कुल आजाद जो राजनेता है नरेश मीना फिट कैसे बैठेगा? ये सवाल है। फिर वहाँ क्लैशेस नहीं होंगे, क्योंकि एक आप आज़ाद किस्म के, जितना मैंने आपको जाना है, जितना हमारी बातचीत मेरी अभी हुई है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक आज़ाद नेता हैं। आपको कोई बांध नहीं सकता। जब आप बांध नहीं सकता कोई आपको, तो आप बंद कैसे पाएंगे? फिर वहाँ क्लैशेस हुए। देखो ऐसा है, क्योंकि आप अपने भारत जोड़ो यात्रा के बाद में मैं राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी जी में जो परिवर्तन आए, वो जिस तरह से बातों को रखते हैं, विशेष रूप से वो पिछड़ों के बारे में, अब बार बार उनके शब्द ये निकलते हैं, जैसे जाति जनगणना की उन्होंने बात करी, उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करी। वो जो उन्होंने अब ये कह रहे हैं वो कि हम लोग पिछड़े गए, जो पिछड़े लोग हैं, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने तो मीडिया में भी, जुडिशरी में भी, सब जगह जो इस तरह से बात कर रहे हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में ही लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। अब अगर उनके जिन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अगर उच्च लेवल पे प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ मैं आसानी से उनके लिए काम कर सकूँ, तो मेरा ये कि राहुल गांधी जी से अगर मेरी कोई भेंट हो, या राहुल गांधी जी के माध्यम से मैं अगर कांग्रेस ज्वाइन करूँ, लेकिन कांग्रेस में भी सम्मान का मतलब है कि मैं नेशनल टीम में काम करूं। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने देखा थी यहाँ से जिनको नेशनल टीम में ले रखा है, उनकी ताकत और मेरी ताकत को आंक लिया जाए। मैं तो यही सोचता हूं कि दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि नेशनल टीम के अलावा भी चुनाव होता है यहाँ। दुख इस बात का होता है कि प्रमोद जैन भाया जो जैन समाज से आते हैं, प्रमोद जैन भाया जी जैन समाज से आते हैं। उदयपुर में दिनेश खोड़निया जी जो जैन समाज से आते हैं। बिल्कुल। प्रमोद जैन भाया 7 टिकट बांटता है और जैन समाज 99% वोट बीजेपी को देता है। जो वर्ग पूरा बीजेपी को वोट देता है और जिसकी संख्या गिनती की है, वो तो 7 टिकट बांटे। और नरेश मीणा जिसकी संख्या लाखों में है, राजस्थान की राजनीति में 13% ट्राइबल है। उस 13% ट्राइबल नरेश मीणा को चाहती है। उसके बाद नरेश मीणा एक टिकट के लिए भीख मांगता है और वो भीख नहीं दी जाती, और दूसरी तरफ वो दिया जाता है। वैसे मैं बाकी का नहीं, लेकिन आप देख लो ना, राजस्थान में जो भी क्षेत्र आप बटे हुए हैं, वहाँ जो छत्र बैठे हैं वो सब लोग, लेकिन अगर उनका मैं नहीं करना चाहता कोई नाम, लेकिन उनकी जो हकीकत पता करो तो कुछ नहीं है। दिनेश खोड़निया उदयपुर को, दिनेश खोड़निया पूरे उदयपुर की कांग्रेस को खा गया। दिनेश खोड़निया पूरी कांग्रेस को, उदयपुर की को खा गया। आज ये लड़का जो था, आदिवासी पार्टी जो बनी है, इसको बनाने वाले लोग NSUI के थे, लेकिन समय रहते कांग्रेस अगर इनको मौका दे दी तो शायद बाप पार्टी नहीं बनती। अब नरेश मीणा को, अगर कब तक नरेश मीणा तुम्हारे भरोसे रहे, या तुम्हारे भरोसे मैं क्या बूढ़ा होकर मर जाऊं, या तो फिर मैं राजनीति में नहीं रहूं। तो इसलिए, क्योंकि मैंने कल जब मैं एक कार्यक्रम में गया दोसा, मैंने पूछा हुआ, मैंने तो हाथ खड़े करवाए, क्योंकि आप मीडिया वाले पूछते हो भाई क्या करोगे, तो मैंने कहा था पहले, मैंने कहा मैं जनमानस जो होगा, जनमानस की चाहत होगी वो मैं करूँगा। मैंने पूछा वहाँ भाई बीजेपी में हाथ खड़े करो, हजारों लोग थे, कितने लोग चाहते हो कि मैं बीजेपी में जाऊं? सिंगल हाथ खड़ा नहीं किया। ठीक है। मैंने कहा कि कांग्रेस में अगर मैं जाऊं तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में जाऊं, तो एक भी नहीं बचा, दोनों हाथ खड़े करके लोग खड़े हो गए। फिर जब मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे कांग्रेस टिकट भी नहीं दे, मुझे कांग्रेस कोई सम्मान मान भी नहीं दे, और मैं फिर भी कांग्रेस में जाकर दरी उठाऊं, तो कितने लोग हैं जो ये चाहेंगे कि मैं कांग्रेस में जाऊं? तो फिर वापस किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। नहीं, मुझे वो भी अब ये देख, मेरे साथ वाले भी चाहते हैं कि हमारा सेनापति सम्मान के साथ समझौता नहीं करे, सम्मान के साथ रहे। और ये बात मैंने कही है, जैसे महाराणा प्रताप ने अपना स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, वही राजनीति में सम्मान स्वाभिमान ही तो है सब कुछ।
जहाँ आपका आदर सम्मान नहीं है वहाँ काम करने का फिर मजा भी क्या है। अब आप कह रहे हो जैसे कि आप वहाँ आप बंद कर नहीं रहना चाहते हाँ, मैं तो यही सोचता हूँ कि जैसे एक किस्सा है कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के पास गए और वो कुत्ते का बिस्किट वाला एक प्रकरण है। देखो ऐसा है, ऐसा कुछ भी हुआ तो उन्होंने तो पार्टी छोड़ी, आप तो पार्टी तोड़ दोगे। तो अश्विनी जी ऐसा है, क्योंकि अश्विनी जी ऐसा है, हाँ। वफादारी बहुत बड़ी चीज होती है। एक तो आपकी क्रेडिटिबिलिटी, आप जिसके साथ हो उसके साथ ईमानदारी से काम करो, और हैं तो हैं। ठीक है। नाराजगी भी आप व्यक्त करो तो उसका भी एक तरीका होता है। ठीक है। मेरा ये मानना है कि मैंने जिस भी व्यक्ति के साथ काम किया है उस व्यक्ति के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से काम किया है, और मैंने अपना डेडिकेशन उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देता हूं मैं। मुझे भरोसा, जिस दिन मैं राहुल गांधी की टीम में अगर राहुल गांधी से जुड़ गया, जो मेरा है, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी फिर मेरे को 24 घंटे अपनी गाड़ी में रखेगा। मतलब राहुल गांधी, मैं काम इतनी उससे करता हूं। मैं कांग्रेस के लिए, नरेश मीणा केवल राजस्थान में, आप सोच रहे हो नरेश मीणा की पकड़ राजस्थान में है। मैं अभी श्योपुर में प्रचार करने गया लोकसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट का, निट्टू सिकरवाल जी का, सत्यपाल सिकरवाल, मध्य प्रदेश। वो भी मात्र 40,000 से आ रहे हैं। अच्छा। लोकसभा का चुनाव श्योपुर मुरैना से मात्र 40,000 से आ रहे हैं। मैं वहां प्रचार करने गया, और वो मेरे नगर फोर्ट की, जब मैं जेल में बंद था, तो वो मेरी रिहाई के आंदोलन में भी आए। वहां बाबू झंडेलवाल जी हैं श्योपुर में एमएलए। मेरी जो छबड़ा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुनाव लड़ा, उसके बगल में चाचौड़ा एक कॉन्स्टिट्यूंसी मध्य प्रदेश में, एक बम्बोरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां 50,000 लाख मीणा वोटर हैं, और वो मुझे वहां वेट करते हैं। अभी मेरा कार्यक्रम बनेगा श्योपुर का, तब आप सब लोग मीडिया वाले देखना। मुझे उम्मीद है शायद उसमें लाख लोगों से कम नहीं होंगे। मतलब ये मान लें 25 से 30 सीट ऐसी है मध्य प्रदेश में जहां आपका प्रभाव है, जहां मुझे लगता है कि मैं जहां भी जिसके साथ भी जाऊंगा उसको फायदा मिलेगा। मतलब ये मान लें कि नरेश मीणा यारों के यार हैं। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया जी, तो सामने वाला भले ही छोड़ दे, नरेश मीणा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगा, अगर एक बार हाथ पकड़ लिया। जी बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो ये, और ये पैटर्न आप सोचते हैं कि राजनीति में हमेशा आपका यही रहेगा? नहीं, यही आदमी नेचर नहीं बदलता। नेचर नहीं बदलता। जो आप प्रकृति ने जो नेचर दे दिया वो आपका बदलता नहीं, जैसा आपका स्वभाव है वो रहेगा। एक चीज़ आपने बोली कि राहुल गांधी जी ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात की, आप भी चाहते हैं ऐसा? कि बिल्कुल चाहते हैं सर, बिल्कुल चाहते हैं सर। ये जो झालावाड़ का जो मामला हुआ है बच्चों का, अभी इस घटना के बाद में लोगों की नज़र में आया है। वो 6 परिवार थे जिनके बच्चे एक्सपायर हुए। 6 के 6 परिवार बीपीएल थे, लेकिन उनका आज दिन तक इंदिरा आवास का मकान क्यों नहीं बना, उनका प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बना। वहाँ 4 जिलों में जो ट्राइबल भील हैं, भील समाज के वो लोग थे, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, 4 जिलों में उनकी संख्या लाखों में है। एक भी भील समाज का बच्चा मास्टर नहीं है, पटवारी नहीं है, मतलब सिंगल कर्मचारी नहीं है लाखों की संख्या में। आज भी स्थितियां जैसे दिखती है वैसी है नहीं। आज भी बहुत पिछड़ापन है, बहुत जगह है, बहुत पिछड़ापन है। ये कहते हैं कि मतलब जो कागजों में कैसी भी स्थितियां हो, ग्राउंड पे हकीकत। हाँ, मैं तो झेल रहा हूँ ना, मैं तो झेला है भी, जेल में भी झेला। मैं तो जो अभी जो चल रहा है मैं देख रहा हूँ उस चीज़ों को। हर जगह पक्षपात होता है। पर जैसे आपने कहा कि आरक्षण ये आपका वर्जन है, और ठीक भी है, जो लोग शोषित वंचित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। बट जब आप ऐसी बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि फिर एक दूसरा वर्ग भी है जिसका अधिकार कहीं खो जाता है, और सिर्फ ऐसा कर देने से या कह देने से आप केवल एक समाज या एक जाति के नेता बनकर रह जाएंगे? क्योंकि इतिहास पूरा भरा पड़ा है कि जिन जिन लोगों ने एक जाति विशेष की राजनीति करने की कोशिश की, वो उसी ब्रैकेट में बंध के रह गए, वो बड़ी राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाए। चाहे वो आपने नाम लिए किरोड़ीलाल मीणा जी हों, चाहे वो अपने, हालांकि वो अभी छवि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा जी ने सफलतापूर्वक अपनी छवि सर्व समाज की बनाई है, हनुमान बेनीवाल हों या अन्य लोग हों, है ना। और आपकी राजनीति का जो स्पार्क है, जो आपका करंट है, कहीं ना कहीं उसी सेगमेंट में आप भी जाते हैं। तो यदि आप इस पैटर्न पे जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि आप एक पर्टिकुलर जात के या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के नेता बनकर रह जाएंगे? क्योंकि हम तो ऐसे ही कामना, हमारी तो आपके लिए भी शुभकामना, आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद, क्या पता आप राजस्थान। मैंने 2010 में भी एक आंदोलन किया था जिसमें मेरी एक बहुत बड़ी मांग थी कि बीपीएल परिवार के बच्चों को फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, एमए उच्च शिक्षा तक। ठीक है। बीपीएल परिवार में जो एसटी एससी के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन जनरल को नहीं मिलती। ब्राह्मण समाज के कोई बीपीएल परिवार के बच्चे हैं तो उनको नहीं मिलती। वैश्य समाज, राजपूत समाज, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मैंने वो डिमांड उठाई कि ऐसा नहीं है कि ट्राइबल और दलितों में ही लोग गरीब हैं।
गरीब ब्राह्मण समाज में भी है, गरीबी सब जगह है, सब गरीबी सब जगह है, ठीक है, गरीबी सब जगह है। और गरीब की कोई जात धर्म नहीं है। मेरा तो ये मानना है गरीब जो है उसकी मदद करना हमारा फर्ज होना चाहिए, वो किसी भी ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये तो कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण ही हो गया। हाँ, तो जो बीपीएल में है, फिर चाहे वो किसी भी समाज किसी भी जात से हो, सबके बच्चों दिया ना सर, राजस्थान में दिया ना आर्थिक आधार पे। हाँ। किसी ने विरोध किया? नहीं, आप बता दो, किसी ने विरोध किया क्या? हाँ, लेकिन आज भी दलित और आदिवासियों की जो कंडीशन देख लो आप, आज भी कितने लोग हैं आपके चैनल में, कितने यहाँ इस मीडिया में, कितने एक भी आदिवासी, कितने दलित और आदिवासी हैं आपके चैनल में? है हमारे यहाँ। कितने हैं बताओ? कम से कम 4। टोटल कितने हैं आप? अब हमारी होगी 30-32 आदमियों की टीम होगी। उसमें कितने? 4। अच्छा चलो, आपने तो चलो धन्यवाद आपको कि कम से कम 4 तो रखे हैं। मीणा तो आदिवासी तो एक भी नहीं होगा शायद। अब मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ मित्र बचपन का, जी, बचपन का मतलब मेरे जीवन में अगर मैं मेरे मित्रों की काउंटिंग करूं तो पहले पे जो मित्र है वो मेरा मीणा है, और वो आपसे भली भांति परिचित है और आपके गांव के। नहीं अश्विनी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जुडिशरी में हमारी क्या पोजीशन है? हाँ, हालात सबके सामने, जो जिस तरह के जजमेंट आते हैं उनको जब देखते हैं तो दुख होता है। ठीक है। मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में, एक कितने आदिवासी कितने दलितों की फैक्ट्रियां हैं। नहीं पर और फिर दूसरा, आप जब, चलो ठीक है, जात मैं ये नहीं मानता कि सारे लोग गलत हैं, लेकिन यहाँ तो जब मैं अपने संस्थान की बात कर देता हूँ, उसमें होता क्या है कि अभी जो लड़का पानी पिला के गया है सनी, और उसने पानी ला के रखा, आपने भी पिया, मैंने भी पिया, और हमारा पूरा खाना सनी देखता है, वही खिलाता है। नवरात्र चल रहे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो हमारे संस्थान में जो काम कर रहे हैं, आप जाति की बात करो, हमने तो कभी सरनेम भी नहीं देखा। हमने सिर्फ एक चीज़ देखी, कितना स्किल्ड है, और स्किल्ड अगर 19 भी है ना तो चल जाएगा। हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, सीखने के लिए कितना ललायत है। तो कई बार नरेश जी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को बाहर से देखते हैं, या हम जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, जबकि एक्चुअल में, वास्तविकता में वो चीज़ें कुछ और होती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे संस्था। अश्विनी जी, नरेश मीणा थप्पड़ मारता है तो उस पर बड़ी बड़ी धाराएं लगवाने के लिए, उसकी छवि को डैमेज करने के लिए नेशनल चैनल उसकी खबरों को दिखाते हैं। और आज भी मैं जब बार बार कह रहा हूं, मेरे को पश्चाताप है उस बात का, मैं नहीं चाहता वो वीडियो आज दिखाए जाए दोबारा, लेकिन आज भी हर चैनल जब नरेश मीणा की ब्रेकिंग खबर कोई भी करता है तो सबसे पहले वो थप्पड़ दिखाता है, ये तो गुंडा है। ठीक है। लेकिन वही मीडिया जब नरेश मीणा 9 दिन तक अनशन पे बैठता है, 15 दिन तक अनशन पे बैठता है, SMS में आईसीयू में पड़ा रहता है, और एक प्रिंट मीडिया में एक खबर नहीं आती है, एक लाइन नहीं आती है। वो कौन थे बच्चे? 2 दलितों के थे, 4 भीलों के थे, एक लोधा समाज, 7 बच्चे थे, प्योरली गरीब थे। उनकी हालत आपने देखी। उनके मुद्दे पे नरेश मीणा, जो खुद की जाति नहीं दूसरों के लोगों के लिए लड़ रहा था, उसकी मीडिया ने कितनी लगाई कितनी नहीं लगाई आप सबके सामने। जिस मीडिया से, मतलब ऐसा नहीं कि आप, लेकिन आपके पूरे आंदोलन को आप उठा के देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कवरेज हमारे चैनल से मिला है। रिपोर्ट भारत ने मेरी मदद करी, और इतना कवरेज है। यूट्यूबर्स जो भाई थे, जो हमारी तरह संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो उनको हमेशा धन्यवाद देता हूं। यूट्यूबर्स ने ही उस आंदोलन को चलाया मेरे को। हाँ, हमने फुल कवरेज दिया आपके। लेकिन जिन बड़े घराने जो मीडिया के हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को, जब मैं जेल गया, जब उठाया, उस समय उठाया, तो उनका क्या फर्ज नहीं बनता था कि उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया, तो पहला मूवमेंट था ये झालावाड़ का मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट जब होता है तो 5-10 दिन में उसको भुला दिया जाता है, मतलब कोई दूसरी घटना आ जाती है, फिर उसको ध्यान। 50 दिन बाद में मैंने मूवमेंट खड़ा किया यहाँ। लेकिन किसी भी मीडिया, अगर मीडिया साथ दे देता, जो बड़े घराने जो मीडिया का, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, तो वो साथ दे देते हैं, तो शायद हो सकता था कि सरकार की तरफ से भी उनको मदद मिल जाती। अब आपसे पॉडकास्ट ऐसा हो गया कि मैं भी खुद इन्वॉल्व हो गया हूँ। कभी कभी लगता है मैं जवाब दे रहा हूँ। उन मीडिया हाउसेस की बात करें जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, आपने नाम ले रहे हैं, तो जैसा राजनीति की बहुत सारी बातें, आप राजनीति करते हैं पर हमें पता रहता है, हम पत्रकारिता करते हैं, पता आपको भी रहता है, आपको पता है कि मीडिया हाउसेस काम कैसे करते हैं और क्यों कवरेज नहीं मिलता जी, है ना। बहुत सारी उनकी बाउंडेशंस और बहुत सारे उनके ऑबलाइज्ड होके बैठे रहते हैं, ऊपर से उनका प्रेशर होता है, और क्यों प्रेशर होता है वो आप भली बात है, और जनता को भी पता है कि मीडिया हाउसेस काम कैसे करते हैं। पर इसके बीच में मेरा ऐसा मानना है, हो सकता होगा कहीं होता होगा, बट पर्टिकुलर मैं इतनी जगह रह के आया हूँ, मैंने बहुत 10-15 साल पहले से ये यात्रा शुरू करी। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन की जो आप बात करें वो पॉलिटिकल तो हो सकता है, जैसे कि मीडिया हाउस पर दबाव है कि भाई नरेश मीणा को कवरेज नहीं देता है इस अखबार को, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कम से कम पत्रकारिता में कवरेज में नहीं होता है। होता है सर, होता है बिल्कुल होता है। जो कोई मोटरसाइकिल चोरी में अगर कोई मीणा होता है तो उसका लिखा जाता है
नरेश मीणा ने मोटरसाइकिल चोरी करी, लेकिन नरेश मीणा जब अनशन पे बैठा है तो नरेश मीणा नहीं आएगा लाइन में। होता है, आपने इसको अलग जगह कनेक्ट किया, पर चलो ठीक है, होता है। कोई मेरिट में आएगा, कोई पढ़ने में शिक्षा में आएगा। अरे नहीं सर, सारी रिपोर्ट ऐसे लोग हैं हमारे, ऐसा नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए, बहुत रचनात्मक काम कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथी ऐसे हैं जो गाँव में, ग्रामीण एरिया में बहुत अच्छा रचनात्मक काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी लाइमलाइट में नहीं मिलते। और कई ऐसे हैं जिन, ये सेलेक्टिव हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि कहीं सेलेक्टिव हो कुछ लोग। एक अखबार तो ऐसा राजस्थान में जो उसका तो काम ही केवल यह है कि कैसे इनको नेगेटिव बनाया जाए, इस पूरे समाजों को ही मतलब इनकी नेगेटिव अप्रोच बना दो। आप इस ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे? मतलब मैं तोड़ रहा हूँ सर्व समाज। आप मुझे ये बताइए, अगर मेरी बात सुनिए, आज से 20 साल, मेरी तो शुभकामना है, 20 साल 25 साल 30 साल बाद मैं कामना करूं आप मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, ठीक है? आपका भी स्वप्न होगा, हर राजनेता का स्वप्न होता है कि वो, हर व्यक्ति का, कि वो जो भी फील्ड में जाए उसके टॉप पे पहुंचे। राजनीति का शीर्ष है कि या तो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। हम माने कि आज से 20 साल बाद आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, आप इस सर्व समाज के नेता कैसे बनोगे? ऐसा कैसे संभव होगा कि जितने मीणा कम्युनिटी आपको प्यार करती है, उतना प्यार आपको ब्राह्मण कम्युनिटी भी करे, उतना प्यार आपको बनिया, उतना प्यार आपको राजपूत, उतना प्यार आपको जाट? मतलब आप ऐसे कैसे बनेंगे? वो क्या प्लान है आपका, रोड मैप क्या है? आप अगर मेरी टीम के बारे में जानेंगे या लोग जो जानेंगे, हाँ, मेरी टीम में कौन लोग हैं आप बताओ। मुकेश शर्मा जो बस्सी का रहने वाला है, ठीक है। मेरी टीम नहीं है, भाई है, परिवार है। एक बांदीकुई का एक लड़का है राकेश भैंसला, 99 से मेरा एक दोस्त है, जब से मैं पढ़ने आया, जब से एक आरडी गुजर, खुशीराम गुजर बरवास टोंक। अच्छा। मुस्लिमों में से मेरा एक जो मुख्य मेन आदमी है अबरार मलारना, ठीक है। जाटों में बलराज चौधरी, मेरा जो हमारा कई बार चुनाव में आपस में, फिर भी वो मेरे साथ रहता है। अच्छा। जब निहारिका निर्मल चौधरी जब चुनाव आपस में लड़ रहे थे, तब भी वो नरेश मीणा के साथ बलराज चौधरी खड़ा था। एक विक्रम चौधरी निवाई का एक लड़का, गूढ़ा साहब किस तरह से मेरे साथ खड़े थे, भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब का आशीर्वाद मुझे किस तरह से मिला हुआ था। ठीक है। उन्होंने अनुरोध किया, अनशन तोड़ने का, मैंने अनशन तोड़ा। मैं सर्व समाज को आदर करता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ जाति धर्म ये ठीक है। जिस भारत में अगर आप पैदा हुए हो तो किसी जाति धर्म में पैदा होना पड़ेगा आपको। यहाँ का जिस तरह का ढांचा बना हुआ है इंडिया का, उसमें किसी में पैदा होना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये है कि मैं मेरे लोगों, समाज में जिसमें आप पैदा हुए, आपका फर्ज बनता है कि आप उसके लिए भी काम करो, उसकी उन्नति के लिए काम करो, लेकिन पॉजिटिवली। और मेरा ये नेचर है, मैं ये चाह रहा हूँ जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे मेरा समाज भी गौरवान्वित हो, दूसरे समाजों में मेरे समाज के प्रति पॉजिटिव सेंस जाए कि भाई ये समाज भी, मतलब देखिए नियम ये है कि एक समाज के लिए उतनी उन्नति होनी चाहिए कि दूसरे समाज की हानि ना हो। Yes. एक व्यक्ति को अपने समाज के लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए कि उसका समाज तो उत्कर्ष को प्राप्त हो, परंतु किसी दूसरे समाज की लेश मात्र भी हानि नहीं होना चाहिए। वहां तक आप करते हो तो आप बिल्कुल। मैं जोड़ने का काम करता हूँ। हाँ। ये मैं ही हूँ जिसने गुर्जर और मीणाओं की जो खाई बन गई थी उसको पाटने का काम किया, उसको एक मंच पे लाया। अभी आपने मेरा ये देखा होगा अनशन वाला जो मेरा आंदोलन था, इसमें मेरा पूरा ये प्रयास था कि मैं कैसे, और मेरी बात चलती है। मैंने गुड्डा साहब से कहा, राजेंद्र जी गुड्डा साहब से, मैंने वैसे अपन थर्ड मोर्चा बनाए, लेकिन मैंने राजपूत और जाट जब तक साथ नहीं आएंगे तो कैसे पार पड़ेगी। ठीक है, हम गुर्जर मीणा तो साथ हो गए, राजपूत और जाटों का भी एक मंच पे आना जरूरी है इसके लिए। तो हनुमान बेनीवाल जी के साथ ये दिक्कत हो रही है। उन्होंने एक जवाब दिया मुझे कि नरेश, नेता चाहे तो समाजों को तोड़ सकते हैं और नेता चाहे तो समाजों को साथ ला सकते हैं। उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए फिर मेरे को कि यहाँ राजस्थान में जाट राजपूत कई बार एक हो चुके हैं और बहुत मजबूती से हुए हैं। कई बार उन्होंने सरकार बनाई एक होके। एक बार कुंभाराम आर्य और एक झाला साहब का उन्होंने नाम लिया, झाला साहब ने, दोनों ने मिलके, उनके पहले 36 का आंकड़ा था, फिर बाद में वो उनसे घर चले गए, मिले, दोनों का गले क्या मिले, सरकार ही बना ली थी उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें हनुमान जी और गजेंद्र सिंह शेखावत ये सारे लोग एक हुए थे। तो हमारा मोटिव यही है कि सब इन कौमों को जो जिनमें नहीं भी बनती उनको एक साथ लाएं राजस्थान में, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। मतलब ये मान लें कि आज से 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल बाद या 1 साल बाद जब आप बड़े राजनेता बन जाएंगे, और बड़े, आप बड़े हैं, क्योंकि जो जन आंदोलन कर ले, जो जनता का नेता हो जाए वो बड़ा ही होता है, पर राजनीति में भी जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके पास
आपका खुद का मीणा समाज, मीणा हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, जाट हो, किसी भी समाज से कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा, आप उसके साथ बिना पक्षपात के न्याय करेंगे। मैं सर करता हूं। और आप भविष्य की बात अभी आप करते हैं। सुनो प्लीज, उसका कारण है 25 साल मुझे छात्र राजनीति में हो गया, अगर मैं ऐसा सब करता ना। नहीं, अभी तक आप बेदाग हैं इस मामले में। छबड़ा में हम कह रहे हैं जब आपके पास पावर आ जाएगी जी, क्योंकि शक्ति को साधना बड़ी बात है, जब आप बड़े हो जाएंगे तब भी क्या यही नरेश मीणा मिलेंगे? आज से 20 साल बाद मैं मिलूंगा तब भी अगर मैं कह दूं कि मैं ऐसा ही रहूंगा और मैं बदल गया तो कौन क्या करने वाला है? कोई नहीं करने वाला। ऊपर वाला जो है, हाँ, पर अगर हम रहे तब तो ईश्वर है। आगे का क्या होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अरे शुभकामनाएं, बने हुए हैं। लेकिन कभी भी जिंदगी में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कई लोग गुटबाजियां करना चाहते हैं, जातिवाद का वो करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने साफ साफ कह रखा है नरेश मीणा अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन नरेश मीणा अपने लोगों को दूसरे लोगों में स्वीकार्य बनाना चाहता है। दूसरे लोग भी स्वीकार्य कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे काम करें। मेरे जो साथी लोग हैं वो ज़्यादातर लोग, अभी मैं जब छबड़ा में चुनाव लड़ा सर, आप मानोगे नहीं, मुझे 18,000 वोट मीणा समाज के मिले और 27,000 वोट मुझे जनरल कास्ट ने दिए। हम जो पंचायत राज में चुनाव लड़ते हैं गांव में, सामान्य हमेशा चुनाव जीत के आते हैं। नेचर ही इस तरह का, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूं वहां इस तरह की चीजें बातें नहीं होती। और ये दूसरा कास्टिज्म जो है, उसका एक कारण मैं बताऊं, राजस्थान में कास्टिज्म है आपके पूर्वी राजस्थान में, बिल्कुल कास्टिज्म है आपके पश्चिमी राजस्थान में, बिल्कुल। लेकिन आप टोंक क्रॉस करके जैसे ही आप 12 की तरफ जाओगे, हमारे यहाँ कास्टिज्म नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको हाड़ौती की खूबी बता दूं। हाँ जी, कि हाड़ौती में कास्टिज्म नहीं है। हाड़ौती में जब गुर्जर आंदोलन चला तो हाड़ौती में उसका कोई विशेष वो नहीं था। हाड़ौती में कभी ये जाट राज इस तरह का नहीं हुआ। हाड़ौती में गांव में हमारे यहाँ सभी कौमें रहती है, मिक्स है, सब साथ रहे। जबकि पूर्वी राजस्थान में क्या है कि 10 गांव गुर्जर समाज के हैं, बिल्कुल, फिर 10 गांव मीणा समाज के हैं। ऐसे जैसे यहाँ शेखावटी में राजपूत समाज है तो फिर जाट समाज है, हाँ, बिल्कुल। यहाँ खेमे बन जाते हैं, बड़े बड़े गांव हैं। हमारे वहाँ हर गांव में 7 जात रहती है, और 7 जात 7 जब लोग रहते हैं आप मिक्स, तो एक परिवार का हिस्सा हो जाता है। तो वो कभी चाह कर आप 24 घंटे सर्व समाज में रहोगे तो आप किसी समाज की कैसे नेगेटिव कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है ना, इसलिए वहां से मैं जिस जगह से निकल के आया हूँ, वहाँ मेरा जो पंप है, मतलब वहाँ पे माली समाज, धाकड़ समाज बहुत बड़ी संख्या में, वो बेचारे यहाँ देवली चुनाव लड़ा तो वहाँ खुद की मोटरसाइकिल ले लेके यहाँ प्रचार करने आते थे, उनके रिश्तेदार नातेदारों में। छबड़ा में वो पड़े रहे। आपके अगर 1-2 दोस्त और हों, साथी हों तो नाम ले दीजिए, नहीं तो ऐसा होगा कि लोगों को लग जाएगा कि नरेश मीणा ने उनका नाम हम भूल गए, तो फिर आपकी व्यक्तिगत आपको। अभी नरेश नागर है, हाँ ठीक है। एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं धाकड़ समाज से ही, नाम नहीं लूंगा, वो समझ जाएंगे। तो मतलब ऐसा कोई समाज नहीं है। मेरी आप टीम देख, कभी मैं इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा कभी, जब भी समय मिलेगा। मैं उसमें सभी लोग हैं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी का सर चुनाव लड़ा, तब जीता। तब भी मुझे मैं नवोदय हूँ एक दूसरा। अच्छा, प्रेरणा की आपकी? मैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और नवोदय विद्यालय भी हमें इस तरह का वहाँ संस्कार मिले। अब नवोदयन का एक हमारा जो नेशनल लेवल पे इतना बड़ा ग्रुप है नवोदयन के नाम से ही, उसमें अभी यहाँ पे जैसे अजयपाल जी लांबा साहब थे, आईजी जो लगे हुए जयपुर का, ये नवोदयन है। अच्छा। यहाँ आपके एक मीडिया में एक साथी हैं आज तक पे, जो शरद जी आते हैं, वो नवोदयन है। अच्छा। राहुल गांधी के पीएस हैं, ओएसडी हैं, कौशल विद्यार्थी, वो नवोदयन है। अच्छा। अमित शाह के पीए हैं, वो नवोदयन है। हमारा एक बाप पार्टी में एक एमएलए है, वो नवोदयन है। हमारा जो ये ग्रुप है नवोदयन का, वो बहुत बड़ा है, और वो हमें समझाता है कि जात पात इनसे ऊपर उठकर आप काम करो, और उसी पे काम करते हैं। आपने अभी बाप पार्टी का नाम लिया, एक ऐसी मांग राजस्थान में बहुत, मांग क्या मतलब एक तरीके के विचार है कि भाई एक अलग से आदिवासी प्रदेश बना देना चाहिए या कुछ भी ऐसा, बीच बीच में ऐसी बात है। आपको लगता है ठीक है? आपका क्या व्यू है, क्या वर्जन? मैं उसमें पक्ष में नहीं हूँ। आपका वर्जन क्या है? मैं पक्ष में नहीं हूँ। हाँ। राजस्थान की उन्नति में उनकी उन्नति है, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा होता है, जो तोड़ने वाला जहां कहीं टूटने का ऐसा होता है तो ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर ऐसे संभव भी नहीं है, बेसिकली अगर ऐसा संभव भी नहीं है, केवल ये एक ऐसा एजेंडा है राजनीति के नाम पर आप वर्षों तक राजनीति कर सकते हो, जिसको, क्योंकि अगर ऐसा टूटने लगा तो फिर वही खालिस्तान वाली बात आ गई, फिर तो जाट लैंड हो जाएगी, गुर्जर लैंड हो जाएगी। मेरा नहीं है उसमें। ठीक है, आपकी इस राजनीति को शुभकामना है, और शुभकामनाएं हैं कि आप सर्व समाज के बेटे की तरह ही काम करते रहें। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे, इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। आपका झालावाड़ आंदोलन कैसा रहा आपका? कहाँ तक न्याय कहाँ तक तो आप समझते हैं कि यहाँ तक मैंने न्याय दिलवा दिया,
और अभी और क्या करने की इच्छा है झालावाड़ वाले बच्चों के लिए जो आंदोलन किया है? सर मैं जन क्रांति यात्रा निकाल रहा था और उसके मेरे मुद्दे थे नशा मुक्त राजस्थान बने, करप्शन मुक्त राजस्थान बने, भ्रष्टाचार मुक्त। मैं अभी भी जब मेरे को एक बार वार्तालाप के लिए बुलाया था अनशन पे, गृह सचिव साहब और कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब बैठे थे, मैंने उनको कहा था साहब उनका मेरे एक बार टेबल टॉक करवा दो सीएम साहब से। अच्छा। मैं उनके सामने कई मुद्दे लाना चाहता हूँ, जेल से संबंधित है कई ऐसे मुद्दे हैं। जैसे अभी आरपीएससी में सुधार हुए हैं, मेरा ये मानना है, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। और जैसे आरपीएससी नोटिस में लाई गई पिछले दिनों से लड़कों, यूथ, स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरह से एसीबी पे भी कार्रवाई होनी, मतलब उस पर भी नोटिस किया जाना चाहिए, करप्शन को नोटिस में लाना चाहिए और एसीबी में सुधार होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि खुद एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, डिपार्टमेंट है, वो पूरा करप्ट है, वो पूरा स्वयं करप्ट है। हाँ, पूरा करप्ट है। जब एसीबी जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो डिपार्टमेंट बना हुआ वही करप्ट हो जाए तो करप्शन कैसे रुकेगा? अभी झालावाड़ में एक एडिशनल एसपी पकड़ा गया एसीबी का, सवाई माधोपुर में एसीबी का एक अधिकारी पकड़ा गया और बंदियां लेते हुए। अच्छा। तो जब एसीबी में इस तरह का सिस्टम है तो करप्शन रुक नहीं सकता। करप्शन आज की तारीख में राजस्थान के लिए करप्शन और नशा ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे एक कैंसर का काम यहाँ राजस्थान में कर रही है। इसी के अलावा मैं जनक्रांति यात्रा निकाल रहा था, उसी समय जब मेरे को पता लगा कि भाई ये हादसा हो गया तो मैंने समरावता कांड के बाद सारे जो मेरे समर्थक थे, मेरे चाहने वाले थे, वो लोगों का ये था कि अब ऐसी कोई घटना या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़े। मैं उसी पैटर्न पे मैंने उनका आदेश था, तो फिर मैंने जनक्रांति यात्रा, पैदल यात्रा निकाली नंगे पैर। जब ये घटना हुई, आपने चप्पल छोड़ दी? जी, तो मैं वहाँ पहुँचा। कब से? बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये मैंने अभी विधानसभा चुनाव में छोड़ी थी। और कब तक के लिए? ये प्रण है मेरा लंबा, जब हाड़ौती को इन धन्ना सेठों से मुक्त करा दूंगा तब पहनूंगा। जो धन्ना सेठ बैठे हैं वहाँ, जो मुक्त कराने का मतलब जब आप स्वयं विधानसभा? नहीं, मैं नहीं, उनको जिस दिन विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा तब पहनूंगा। वहाँ गया, शांति से धरना दिया और उसके बाद केवल वहाँ मेरा एक गलती करती थी। अच्छा। जो आजकल की राजनीति में जिसे लोग स्वीकार नहीं करते, मैंने ये कह दिया था धरने पे ही कि वसुंधरा और दुष्यंत को घुसने नहीं दूंगा अगर इन बच्चों को न्याय नहीं दिया, करोड़ करोड़ रुपए नहीं दिए तो। केवल इस लाइन के बोलने से ही मुझे 40 दिन वहां जेल में रखा गया वसुंधरा और दुष्यंत ने। 40 दिन जेल में रहा। जब मैं जेल गया तो सारे मेरे शुभचिंतक, मेरे को चाहने वाले लोग नाराज थे मेरे से कि यात्रा इतनी शानदार चल रही थी, इसको छोड़ के वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं संतुष्ट था मेरे मोमेंट से। मेरी आत्मा थी कि भाई मैंने जो बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी वो ठीक, मैंने ठीक किया, अब ठीक है जेल वेल। तो 40 दिन बाद भी जब मैं बाहर आया, मैंने प्रयास किया कि उनके परिजनों को लाऊं, आंदोलन करे, लेकिन वहाँ इस तरह का डर और खौफ का माहौल है। जब नरेश मीणा के बोलने पर नरेश मीणा को 40 दिन जेल में डाल दिया जाए तो आम व्यक्ति बोल सकता है कि उस बेल्ट में, और केवल इतना सा कि भाई वसुंधरा को दुष्यंत को घुसने नहीं दूंगा। उसके बाद जेल से निकला तो मेरे को पता लगा कि उनको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो मैंने प्रयास किया, तो उनमें से केवल मात्र 3 लोग आए, 6 लोगों में से, घायलों को मिला 3 लोग आए। उनमें से भी यहाँ आने के बाद वहाँ के जिला कलेक्टर ने, जो कि पहले ओएसडी रहे हैं वसुंधरा जी के, आजकल वो जिला कलेक्टर, वही मालिक हैं झालावाड़ जिले के, अजय सिंह जी राठौड़। कलेक्टर साहब ने गाड़ी भेजी यहाँ, उनको बुलवाने के लिए पैसा दिया कि उनको उठा के लाओ परिजनों को वापस वहाँ धरना स्थल से। और एक परिजन तो रात को यहाँ से चला गया था, वो लेके चले गए। 2 मजबूत लड़के थे जो यहाँ रुके। लेकिन नरेश मीणा जब जिस ईमानदारी और सच्चाई से उस लड़ाई को लड़ा, आपने वो देखा, 15 दिन तक अनशन पे बैठा रहा। और लास्टली ये हुआ कि वही परिजन जो आने के लिए तैयार नहीं थे पहले दिन, वही बाद में सारे के सारे परिवार, उनकी पत्नियां, पूरा परिजन, मतलब पूरा जो परिवार होता है वो आया और वो आके उन्होंने कहा कि भाई आप अनशन तोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं जो चाह रहा था, मैं चाह रहा हूं कि वहां आवाज बने, लोग वहां खड़े हों, जब कभी भी उनको कुचला जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए तो उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे। और मुझे भरोसा इस मूवमेंट के बाद मेरी बहुत बड़ी इस मामले में जीत है कि वहाँ के लोग अभी कहीं भी कुछ अत्याचार होंगे तो उनके खिलाफ खड़े होंगे, सड़क पे आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और उनको, और उसमें जो मदद मेरी से हुई, सरकार ने बिल्कुल मेरे को नहीं सुना, कोई नोटिस नहीं किया, 15 दिन तक था। उसमें भी सरकार का एक रवैया, वो था रवैया मेरे को लेके। सरकार ये चाहती थी, सरकार में बैठे लोग जो मेरे खिलाफ हैं, जो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, मेरे को जो बिल्कुल वो करना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के आपके धुर विरोधी, हाँ, वो ये चाह रहे थे कि इसका अनशन मत तोड़ाओ, इसको पड़े रहने दो, लेकिन इसको मरने भी मत दो।
मेरे वहाँ सुरक्षा लगा दी गई थी, फोर्स रहती थी। पहला मैं ऐसा आदमी था, बीमार पड़ा था, बेड पे था, लेकिन जब भी वहाँ 50 सिपाही रहते थे। मेरे से एक एक आदमी जो गया है उसकी डिटेल लिखी गई थी, कौन कौन नरेश मीणा से मिलने जा रहा है। वहाँ जो 5 डॉक्टरों का उन्होंने वो बनाया बोर्ड मेरे लिए। डॉक्टर पूरा चेकअप करते थे कि मरना नहीं चाहिए और पड़ा रहे, इसके लंग्स वगैरह इसके खत्म हो जाए, ये अपंग हो जाए, पैरालिसिस पे चला जाए। मतलब आपको बड़ा आरोप है। यस कि ये पैरालिसिस हो जाए या अनशन से उठने के बाद कोई काम का नहीं बचे। तो नरेश जी, अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले अंता जो चुनाव है, जो उपचुनाव थे, वो अभी तक नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, कारण क्या है? मैंने सर झालावाड़ जेल से निकलते ही कह दिया था, क्योंकि कंवरलाल जी भी जेल में ही बंद थे, कि अंता चुनाव अब नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? उनको माफीनामा मिल जाएगा कंवरलाल जी को, और उसका केवल एक ही मात्र कारण है, कंवरलाल जी को जो हटाया था वहाँ से, वो भी एक बड़ा षड्यंत्र था। साजिश के तहत उनको हटवाया था, और उसमें भी प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला शामिल थे, दोनों मिलके। कंवरलाल जी वसुंधरा जी के आदमी थे। पर प्रमोद जैन साहब के लिए तो आपने कभी प्रचार भी किया था एक वक्त, वो भी? नहीं, कभी नहीं किया मैंने उसके लिए। नहीं ना, कभी नहीं। गुंजल जी के लिए गया? गुंजल जी के लिए किया था। प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला दोनों ने मिलकर कंवरलाल को हटाया, क्योंकि कंवरलाल जी वसुंधरा जी के बिल्कुल ही क्लोज आदमी थे। अच्छा। और उन्होंने, कंवरलाल जी ने जिस तरह से एमएलए बनने के बाद उन्होंने जो भाया के कुकर्म थे, जो कृत्य थे, गलत कृत्य थे, उन पे सब पे उन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए। किस तरह से उसने गौशाला की जमीन को खा गया, ऐसे उस पर 15 मुकदमे प्रमोद जैन भाया पे दर्ज हुए। उसके पूरे जो भी लोग थे, गलत लोग उसके आसपास, उन पे सब पे मुकदमे दर्ज कराए कंवरलाल जी ने हिम्मत करके। तब प्रमोद जैन भाया का बचाव का एक ही था कि कैसे दोबारा कोई चुनाव हो जाए और चुनाव करवा के और मैं एमएलए बन जाऊं, ताकि मेरे को रिलीफ मिल जाए मुकदमों में। अच्छा। तो उसी के तहत उन्होंने कंवरलाल जी को साइड किया। लेकिन अब जब मैंने जैसे दावेदारी पेश की, मैं अंतर चुनाव लड़ूंगा, और उसके बाद जो सर्वे रिपोर्ट है वहाँ आई, सर्वे दोनों पार्टियों ने करवा लिया। अच्छा। वहाँ जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में नरेश मीणा कहीं न कहीं उनको नजर आता है कि ये दोनों पार्टियों को डैमेज कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। तो उसके बाद ये क्लियर हो गया अभी कि शायद चुनाव ये नहीं कराएंगे। अगला चुनाव निर्दलीय या फिर तीसरे फ्रंट के साथ या कांग्रेस के साथ? अंतर चुनाव हुआ तो चुनाव लड़ूंगा। कौन से टिकट, कैसे प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे लड़ूंगा, ये अभी भविष्य में बताएंगे। बाकी निर्दलीय तो पक्का है ये। 100%, 200% चुनाव लड़ूंगा। चाहे कोई पार्टी टिकट दे ना दे, चुनाव अब का हो चाहे बाद का हो, निर्दलीय आपका पक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरी बांध जी बड़ा मुद्दा हो गया है। पीआरसीपी की जो योजना है, जिसके लिए काफ़ी समय से राजस्थान में मांग उठ रही है कि यदि ये योजना लागू हो जाए, ये ज़मीन पे उतर जाए, तो पूर्वी राजस्थान में पानी की जो समस्या है उसका पूर्ण समाधान हो जाए। डूंगरी बांध भी उसी का एक हिस्सा है। अब इसकी घोषणा होते ही विवादों का गढ़ बन गया एक तरीके से। इसमें आप भी शामिल हैं, आपने भी इसमें अपने वर्जन दिए हैं, आप भी इसके खिलाफ हैं। आप हमको भी और दर्शकों को समझा सकते हैं कि डूंगरी बांध यदि बन जाता है तो क्या नुकसान है? क्योंकि जब भी कोई योजना आती है तो कुछ तो नुकसान होता ही है ना, फायदे भी है, नुकसान भी है। तो क्या तो नुकसान है, और यदि यहाँ नहीं बनता है तो इसका ऑप्शन क्या है आपके हिसाब से? आप इसके विरोध में, तो इसका ऑप्शन ऐसा है, डूंगरी बांध को लेके एक कमेटी है, वहाँ काम कर रही है, वो सभी नेताओं से मिली है। सरकार की कमेटी नहीं, या व्यक्तिगत? आंदोलन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने कमेटी बना रखी है, हर गांव से उसमें लोग हैं। डूंगरी बांध बनने से रोकने वाली जो रद्द करो वाली डूंगरी बांध रद्द करो की जो कमेटी है, वो लोग वसुंधरा जी से भी मिले, जो पूर्व सीएम थी, अशोक गहलोत साहब से भी मिले। वसुंधरा जी और अशोक गहलोत साहब का यह था कि वहां पर डैम बनाने का हमारा कोई विचार ही नहीं था और ना ऐसी कोई योजना थी। ये सब अचानक हुआ है। कौन लाया इसको? अब ये तो अभी पता नहीं कौन लाया, कैसे लाया, लेकिन वसुंधरा जी और अशोक गहलोत सरकार, जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने कहा कि वो उस जगह पे डैम बनने का कोई औचित्य ही नहीं है। अब इसमें 76 गांव डूब में आते हैं उसके, 76। हाँ, लेकिन इससे इफेक्ट 300 गांवों में इसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, अभी जो हम देख रहे हैं, जो बीजेपी जो सरकार है, कहीं न कहीं स्पेशली ट्राइबलों को टारगेट कर रही है, या जो ऐसा मान लीजिए कि जहाँ जहाँ ये जो जंगल हैं उसके आसपास ज़्यादातर ट्राइबल हैं, सब लोग हैं लेकिन ज़्यादातर ट्राइबल हैं, उनको स्पेशल टारगेट किया जा रहा है, इनको उजाड़ने का।
और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का इनका मेन कारण है। तीन, अभी केवल डूंगरी बांध नहीं, पर इसमें एक छोटा सा मैं मेरा, बोलूं। मेरा एक निवेदन हाँ जी, हाँ है, जी। केवल डूंगरी बांध मुद्दा नहीं है, मुद्दे तीन है अभी। क्या? एक तो जो दिल्ली बॉम्बे जो इन्होंने हाईवे बनाया है, इसके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर को ये कॉरिडोर बनाएंगे एक स्पेशल, जिसमें रिक्को टाइप में, जिसमें जमीनें गांव सबको उजाड़ देंगे और वहां ये उद्योगपतियों को लाकर बसाएंगे, जो दिल्ली बम्बई के दोनों तरफ 2 किलोमीटर की एक बेल्ट बनाएंगे। इसी तरह से एक चीता कॉरिडोर के नाम पर धौलपुर से लेके 12 तक हजारों गांवों को उजाड़ने का इनका प्लान चल रहा है। तो कुल मिला के बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ। पर इससे रोजगार भी तो जनरेट होगा ना। अरे भाई, जब गांव, मेरी बात सुनो आप, जिन्होंने डिमांड करी भाई चलो ठीक है आरसीबी आनी चाहिए, पानी आना चाहिए, लेकिन जब गांव ही उजड़ जाएंगे तो आप पानी किसको पिलाओगे? वो कहाँ जाएंगे? 76 गांव तो बता रहा हूँ ना कि वो जो 76 गांव हैं, ठीक है, वो वहां से विस्थापित होंगे और भी 500 कोई होंगे 200-300 गांव जो उससे प्रभावित होंगे। आप उस बांध को मत बनाओ, आप उस बांध सर उस बांध को मत बनाओ। बाकी जो आपके बांध बन रहे हैं, अब आप बांध तो बनाओगे किसानों की जमीनों को खाके, किसानों के घर उजाड़ के, और उन बांधों का पानी दे दोगे आप फैक्ट्रियों को। नहीं। जैसे अभी मेरी बात सुनो, हमारे वहां मैं जिस एरिया से 12 से आता हूँ, 4 नदियां हैं हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी नदियां हैं। अभी हमारे यहाँ डैम बनाए मेरी गांव से मेरे 5 किलोमीटर दूर, उसका पूरा पानी दे रहे हैं अडानी की फैक्ट्रियों को। हाँ, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, पर आपने बोला कि 76 गांव उजाड़ के पानी आप दूसरों को, तो अब 13 जिलों को पानी मिलेगा अगर डूंगरी बांध बनता है। अजीब, वो डैम बन चुके हैं ना सर, वो डैम बन चुके हैं। आप वो जो चंबल 12 महीने बहती है, हमारी जो हाड़ौती से जो नदियां आती मध्य प्रदेश से, वो 12 महीने बहती है। अगर आपने उस बरसात का पानी डाइवर्ट करके इन तालाबों में डाल दिया, जैसे आपका रामगढ़ बांध है, बिल्कुल, आपने रामगढ़ बांध को भर दिया पूरे को। रामगढ़ बांध तो अकेला जयपुर को पानी पिलाता था पहले। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर पीसलपुर का बांध कितना लोगों को पानी पिला रहा है। हाँ, पूरा। हमारे यहाँ अभी परवन वरद परियोजना बन रही है हाड़ौती में, ठीक है, इसरदा बन गया। अभी तो कम से कम एक बार इनको चेक तो कर लो, उसको मत बनाओ ना अभी, उसको पेंडिंग रख दो, अगर पानी की जरूरत पड़े तो फिर देखना। लेकिन अभी जब जरूरत ही नहीं है उसकी, और आप शुरुआत ही वहां से करना चाह रहे हो जहां झगड़ा होने की तैयारी चल रही है, जहां अशांति फैलने की तैयारी चल रही है, जहां लोग कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, तो आप उस डीपीआर को बनाए क्यों रहे हो? अभी कहते हैं कि साहब वो तो नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो सदा नीरा नदियां हैं। तो जब जनता ही नहीं बचेगी, गांव ही नहीं बचेंगे, लोग उजड़ जाएंगे, कौन पानी पिएगा? 12 महीने बहती हैं तो उनसे अच्छा, फिर दूसरा, आप वो लोग जो उजड़ेंगे उनसे मैं आपके चैनल से वो सुनेंगे, क्षेत्र गांव के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, और आपकी उनकी हालत देख के आओ, जो बिसलपुर में जो डूब क्षेत्र में गांव आए थे उनको उजाड़ा इन्होंने। क्या कंडीशन? कम से कम जो लोग अभी आप बताइए, हम डोंगरी बांध को लेके, और आप इसको रिपोर्ट करना चाहिए आप। हाँ, डेफिनेटली। वो जो बिसलपुर से जो विस्थापित हुए हैं गांव, वो किस हालत में रह रहे हैं? ना उनके पास लाइट है। आपका एक सुंदर सा गांव था जहाँ पेड़ पौधे थे, आपके जानवर थे, बढ़िया प्यार से आप रहते थे वहाँ, और वो एक कूल शांति गांव का व्यक्ति को आप शहरों में अगर 5 स्टार होटलों में रखोगे तो उनको पसंद नहीं आता। उनको गांव का नेचर ही पसंद आता है। वो गांव के लोग जंगल में रहते हैं, वो उनको वही चीज़ें पसंद है। उनको आप उजाड़ के किसी को, अब आप अभी वो जो बेचारे इतने डरे हुए लोग हैं, और वहाँ के सबसे बड़ा मैं दोषी मानता हूँ वहाँ के नेताओं को। ये जो गांव है खंडार, ये वहाँ के नेता ये कह रहे हैं नहीं ये तो होगा ही, बनेगा ऐसे ही। वो बेचारे डर के मारे अभी जमीनें ढूंढने लग गए हमारे वहाँ। कोई तो 12 जा रहा है, कोई अलवर जा रहा है, कोई जैसलमेर, बाड़मेर, जहाँ सस्ती जमीनें दिख रही है वहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब वो जहाँ यहाँ से उजड़ के उनके कितने गाँव में उनके रिश्तेदार नातेदार होंगे, उनका सारा ढांचा ही खत्म हो जाएगा, उनका जीवन का ढांचा जो बना हुआ है। और इससे भी एक बड़ी बात यह है जो मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि जहाँ आपके पिता पैदा हुए, जहाँ आपके दादा पैदा हुए, जहाँ आपकी बहन बुआ, आपका पूरा बचपन, स्मृतियाँ, आपके पुरखे, उस जमीन को, उस आंगन को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कहावत है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से मान है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल। माँ को और आपके जहाँ जन्म हुआ जिस धरती पे, और वो जो वेदना होती है वही स्वर्ग है। वो वेदना होती है जहाँ पैदा उस जगह का छूट। मैंने तो कहा भी भाई, गाजा में जो युद्ध चल रहा है वो भी विस्थापन का युद्ध हो रहा है। लोग 60,000 लोग मर गए, 65,000 लोग मर गए, लेकिन अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे। यूक्रेन में काय का युद्ध हो रहा है, कल इसी बात का युद्ध हो रहा है, उनकी जमीन को छीनने का युद्ध है। छोटा सा देश यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, जहाँ हजारों कुर्बानी, लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्षेत्र गांव कैसे जमीन को छोड़ देंगे, अपने घरों को छोड़ देंगे। पर आपने इन 76 गाँव की और गाजा की तुलना गलत कर दी। गाजा एक अलग कौन सा? क्यों भाई?
क्यों भाई? गाजा भी वही अमेरिका और वो मिलके उसकी जमीन को खाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो किसी योजना के लिए खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये योजना अगर बनती है तो 13 जिलों को पानी मिलेगा। अरे यार दादा, सुनो, कैसे योजना नहीं है? उसको अमेरिका और वो वहां जाके समुद्र के किनारे, वो अलग खेल है, वही पैसा कमाना है, खेल है, पैसा कमाना है। आप मतलब आप क्या अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हो? मैं अमेरिका के सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा पूरा निवेदन सुनिए, ये सही है गलत है उस पर बाद में आते हैं। थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि यदि ये योजना बनती है 13 जिलों को पानी मिलेगा, तो वो पानी ये नहीं देखेगा कि मैं कौन सी जात के कौन से धर्म के घर में जा रहा हूँ, वो सबको मिलेगा। क्योंकि जिन शहरों को, जिन जिलों को पानी मिलेगा, वहाँ हर समुदाय के, हर जात के, हर धर्म के बच्चे शहरों में रह रहे हैं। अश्विनी जी, मैं जिस बेल्ट से आता हूँ, पर गाजा की तुलना, मेरी बात सुनो, हम जिस बेल्ट से आते हैं वहां इतनी बारिश होती है हाड़ौती में। हाँ बिल्कुल, चेरापुंजी कहा जाता है, झालावाड़ को। 100% सहमत। अभी आप हमारे वहां चले जाओ गांव में, अभी भी झरने चल रहे हैं, आपको कुओं में यूं पानी मिल जाएगा। हेडपंप, अभी जो बरसात में हमारे हेडपंप जो होते हैं वो हिलाते नहीं है, अपने आप पानी कूदता रहता है। मैं कल यहाँ गया टोडा भीम में, रायसना मेरा जहाँ गया नादोती में, वहां एक 125 फीट का गहरा कुआं था जहां मैं बैठा रात को। उन्होंने कहा भाई साहब ये बिल्कुल खाली था और इस साल केवल 30 फीट बाकी रहा। 2 साल बारिश हुई है, पिछले साल बारिश हुई और इस साल बारिश हुई। मैं कह रहा हूं बरसात का पानी आपने डाइवर्ट करके इन तालाबों में डाल दिया, 100% सहमत। वाटर लेवल आपकी इतनी हो जाएगी, वाटर लेवल बिल्कुल कि आपको, मैं कह रहा हूं एक दिन ऐसा आ जाएगा वापस, ये जो प्रयोजना चल रही है ना, डाइवर्ट करके पानी को, बरसात के पानी को भी डाइवर्ट कर दिया इन्होंने, या नदियों समुद्र में नहीं जाने दिया, तो जयपुर में इनमें वापस से जो कुएं हैं ये सब भर जाएंगे। नहीं, इसमें बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूं कि वाटर लेवल, नहर योजना ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि नदियों को रोके जाना, बांध बनाना, ये अलग विषय है। पर बात यह है कि जिस जगह की आप बात करें वहाँ सच में पानी का वाटर लेवल बहुत अच्छा है और ये योजना कहीं और हो भी सकती थी। इस बात से मैं, चंबल पे बनाओ ना। हाँ, चंबल पे बनाओ। वो जहाँ जगह है उसका फायदा ही नहीं होने वाला। अच्छा, उसका कोई विशेष फायदा ही नहीं होने वाला। और खेती किसानी के लिए वहाँ पहले से पानी है? हाँ बिल्कुल है, वहाँ तो फुल भरा हुआ है। ये तो पानी तो आपका 2 साल इसके आसपास नहीं है, लेकिन ये इसरदा बन गया बड़ा डैम, अभी एक वो नोनेरा बन गया। अभी इनका इतना पानी, बीसलपुर तो इतने दिनों से पानी पिला रहा है ना, तो अभी तो हमारे परवन भरत परियोजना का जो पानी है, बहुत बड़ा डैम बन रहा है परवन पे, मेरे गाँव के ऊपर ही अकाउट डैम बोलते हैं उसका, वहाँ 4 जिलों को पानी मिल जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कुदरत की देन से जो पिछले 2 साल से जो बारिश हो रही है, अगर ऐसी होती रही, हाँ, तो वैसे भी जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी गाजा पे मेरा आपसे थोड़ा सा विरोध है। गाजा क्यों विरोध है? आप क्या उसकी इजराइल की उसकी मदद, मतलब उसकी, मैं कौन हूँ? क्या वो गलत नहीं कर रहे? नहीं, गलत और सही, वहाँ राजनीतिक कारण है। हाँ जी, नहीं, राजनीति कुछ नहीं है। उनको बेचारों को वहां से उखाड़ रहे हैं। आपका घर को तोड़ दे, आपके मिसाइलें पटक रहे हैं जयपुर में। कितने मजबूत आदमी को ये कहते हैं ना जयपुर में एटम बम मारा है। सही और गलत के ऊपर नहीं है मेरा विरोध, इस बात पे है कि वहाँ कोई योजना लॉन्च के लिए नहीं उजाड़ा जा रहा है, तो वो वहाँ एक रिटेलिएशन है। जब उनके घर में घुस के उनके 100-150 लोगों को बंधक बनाया, उसके बाद रिटेलिएट करना शुरू हुआ है। और इजराइल तो क्लेम करता है कि वो जगह हमारी है, उनको दे दी जाए, क्योंकि 56 देशों के बीच फंसा हुआ छोटा सा एक देश है। उसमें डिबेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको जो जिस तरह से उजाड़ने का प्लान किया जा रहा है, देखो अब हर जगह इस तरह का है और वो ठीक नहीं। यूक्रेन की बात से, यूक्रेन वाली बात आपकी सही है, लेकिन गाजा में जो लोग रह रहे हैं वो रह रहे थे तब तक ठीक नहीं था, लेकिन वो जहां रह रहे हैं वहीं पे उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। तो एक मिनट एक बात है, तो आप इतने लोगों को मार दोगे क्या? और आप उनको बिल्कुल, आप तो ये बताइए, बच्चों को भी मार दोगे, खत्म कर दोगे क्या? आपके किसी प्रिय व्यक्ति पे हमला हो जाए, आप क्या करोगे बताओ? अरे ठीक है, एक प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन ऐसा है कि बर्सों तक आप हमेशा उनको बिल्कुल वो कर दो। उसमें इंटरनेशनल बहुत सारी चीजें भी तो है ना, दुनिया भर की राजनीति घुसी हुई है, अमेरिका, दुनिया भर की। लेकिन डैम नहीं बनेगा, डोंगरी बांध। ये मैं नरेश मीणा कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डोंगरी बांध नहीं बनेगा। आपके चैनल से यहाँ से जाते सीधा मैं वहीं जा रहा हूँ, एक गाँव डोंगरी, जहाँ ये बांध बनने वाला, वो तो मैं आप कि यहाँ आ गया। अब तक मैं पहुंच चुका होता उस गांव में, वो जा रहा हूँ, और केवल नब्ज टटोल ने उस गांव की, उस इलाके की, और वहाँ के, क्योंकि वहाँ अभी एक चीज और हो रही है डोंगरी बांध में अश्विनी जी, कि बीजेपी के नेता, अच्छा, जो बीजेपी के नेता, बीजेपी के सपोर्टर है, वो लोग इस मूवमेंट को खत्म करने में षड्यंत्र कर रहे हैं। बड़े बड़े कमेटियों में कुछ लोग उनके आ गए, कुछ वहाँ जो सरपंच है जिनको स्वार्थ है, खुद का निजी स्वार्थ, वो लोग इस डैमेज कर रहे हैं इस आंदोलन को। लेकिन वहाँ की जो जनता है, आम जन, वो आम जन आंदोलनरत है और वो किसी भी हद पे गुजरने के लिए तैयार है। आप करेंगे आंदोलन? मैं अभी जा रहा हूँ। आंदोलन आदमी को, जन नेता को जब करना चाहिए, एक व्यक्ति को जब आंदोलन करना चाहिए जब वो जनता उसके विश्वास में और जनता उस पर भरोसा करे। अगर उस जनता ने, वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने अगर नरेश पे भरोसा किया, मेरे पे विश्वास किया, तो मैं उनके लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हूँ। आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मतलब
वो क्या है जो आपको ये बारूद भरता है आपके अंदर का, चलो आंदोलन करते हैं? देखो, मैंने जैसे भगत सिंह को पढ़ा, एक 23 साल का लड़के ने किस तरह से आंदोलन किया, और अभी मैं जेल में राज झालावाड़, तो मैंने शिबू सोरेन को पढ़ा। शिबू सोरेन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उन पर 200 मुकदमे लगे, कई बार उनको मार के पटक दिया गया। एक 14 साल के बच्चे का एक पिताजी की मर्डर हो जाता है, और 14 साल का बच्चा जंगलों में चला जाता है, वहाँ के ट्राइबलों को, आदिवासियों की ज़मीनों को बचाने के लिए आंदोलन छेड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक गठन करता है, और उसके बाद उस पर उसने जिस तरह से उसकी पूरी लाइफ आंदोलनों में निकली, ठीक है, उनको मैंने पढ़ा, तो उनसे मैं प्रेरणा ले रहा हूँ। आपने भी एक भगत सिंह सेना आपने बनाई है, कैसे काम करेगी? ये पॉलिटिक्स में जाएगी या आंदोलनों को लीड करेगी? क्या करने वाले हैं? देखो, मुझे जरूरत पड़ी कि मेरे साथी, हमारे जो लोग हैं, वो सब राजस्थान में सब कोनों में हैं, और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कोई संगठन के माध्यम से जन सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार उनको लगता है कि यार हम तो अकेले क्या कर पाएंगे। जैसे अभी आप की इच्छा है कि यार हम जयपुर को स्वच्छ बनाएं, पर आप सोचते हैं कि यार मैं अकेला करूंगा तो स्वच्छ थोड़ी होगा। लेकिन आपको ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए कि यार इसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, इस 1000 लोगों के ग्रुप में अपन भी जुड़ जाएं, जयपुर को स्वच्छ बनाएंगे, और 1000 लोग जयपुर की सड़कों पे निकल के थैलियां बीनने, गंदगी को साफ करने। ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो कोई न कोई वो उनको कोई वो चाहिए प्लेटफॉर्म कि इस बहाने इस टीम के साथ मिलकर अपन कोई अच्छा काम कर सकते हैं, सामाजिक काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने भगत सिंह सेना और भगत सिंह सेवा संगठन के नाम से मैं ये बना रहा हूँ। भगत सिंह सेना में युवा, और भगत सिंह सेवा संगठन में जो 50 के ऊपर जो रिटायर्ड शिक्षक है, ये शिक्षा पर काम करे, पर्यावरण पे काम करे, नशा मुक्ति पर काम करे, करप्शन पे काम करे, सभी मुद्दों पे काम करे, ग्रुप बन जाए। हर जिले में, हर तहसील लेवल पे हम इसी सेना को तैयार कर देंगे। जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, अनाचार होगा, वहाँ वो मुखर होकर अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ वो बनने का काम करेगी। मतलब आप आंदोलन में, और ये इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स में हूँ, तो इनमें से जैसे हमें लगता है कि यार ये इनको राजनीति में लाकर राजनीति के माध्यम से जनसेवा करवाएं, तो उनको हम राजनीति में कहीं, अगर जहाँ मेरा कुछ होगा वहाँ उनमें से सेलेक्ट करेंगे, उनको राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। हाड़ौती आपका एक तरीके से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र है जी। आपकी भगत सिंह सेना तैयार है, आप आंदोलनों, अब आपने फुल फ्लैश्ड एक तरीके से अपने आप को आंदोलनों के लिए तैयार कर दिया कि आप जनता से जुड़े मुद्दों को और न्याय से जुड़े मुद्दों को आप उठाएंगे। भविष्य में हाड़ौती की राजनीति और हाड़ौती के भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है, कि आप उसमें क्या योगदान देने वाले हैं? वहाँ जो किसान कौमें हैं, उनको राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। और मैं ये कहूँ कि चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भाई जब तक कोई किसान का एक पेड़ खेत की मेड़ पे और दूसरा पेड़ संसद की सीढ़ी पे नहीं होगा, जब तक किसानों का भला नहीं होगा। राजेश पायलट साहब ने भी ये बात कही कि जब तक किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर उस जगह नहीं पहुंच जाते जहां नीतियां और कानून बनते, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन हाड़ौती में व्यापारी जो लोग हैं, व्यापारी सोच को जो फॉलो करते हैं, व्यापारी सोच जिनके पास है, वो लोग वहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो पूरी तरह से केवल एंड केवल जेबें भरने का काम करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं राजनीति के माध्यम से। मैं चाहता हूँ वहाँ जो किसान कौमें हैं उनको राजनीति में आना चाहिए, राजनीतिक चेतना उनमें जागृत करूँ, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, ताकि वो किसानों की भलाई के लिए काम करे। विधानसभा लोकसभा में जाए तो वो किसानों की बात रखे। बीमा एक बहुत बड़ी समस्या है इलाके में। समर्थन मूल्य को कांटे की घोषणा होती है, लेकिन कांटे तब लगते हैं जब किसान माल बेच चुका होता है। किसानों को लेकर बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग राजनीति में, जो जैसे मैं चाहता हूँ अमराराम जाट, जो उनको मैं बहुत वो पसंद करता हूँ, अच्छा। कामरेड अमराराम जाट को, वो किस तरह से किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे हाड़ौती में भी हमारा है कि जैसे वहाँ सबसे ज़्यादा धाकड़ समाज है। धाकड़ समाज बहुत बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी एक भी टिकट उनको एमएलए का कांग्रेस नहीं देती। माली समाज वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, उनको एक भी टिकट कांग्रेस नहीं देती। जिनका वोट नहीं है उनको पार्टियां टिकट देती हैं, वो बनते हैं। तो मैं उनको जगाने का काम कर रहा हूँ, और उसमें कहीं ना कहीं जागृति भी आ रही है। एक सवाल और है, जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल का, जी, उनको जस्टिस नहीं मिला है, आपको पता होगा, क्योंकि लगातार कोर्ट से ही वो बार बार, क्योंकि डिलीट जस्टिस जो न्याय देरी से होता है वो भी अन्याय ही होता है। ठीक ऐसे ही करौली में रैली निकली थी, आपको याद हो, तो उस पर भी बहुत जानलेवा हमला हुआ
और वहाँ भी बहुत लोग पीड़ित हैं जो निर्दोष हैं और फंसे हुए हैं। आपको कभी लगता है कि आप ऐसे भी मुद्दों पे कभी आंदोलन जाएंगे, या अन्याय जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ? कन्हैया लाल जी का मामला कोर्ट में है, हाँ सरकार बीजेपी की है, ठीक है, बीजेपी ने वो मुद्दा बनाया था उस समय और भूल गई वो। ठीक है, बीजेपी ने मुद्दा बनाया और गहलोत साहब को थैंक्स दूंगा मैं कि बीजेपी के मुद्दे के बावजूद भी गहलोत साहब वहाँ गए, 50 लाख रुपए उनको दे के आए, उनके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी थी और एक उदाहरण पेश किया। और यही मैं कह रहा था अभी कि इन 7 बच्चों को भी जो कन्हैया लाल को आप 50 लाख दे सकते हो, इन्होंने कहा साहब ऐसा नहीं, तो उन्होंने दिया है ना। इसलिए मैंने कहा भाई मैंने पहले 1 करोड़ की मांग की, लेकिन कम से कम राजस्थान में जो दिया है वो तुम दे दो। तो मेरा ये था भाई 50-50 लाख रुपए इन बच्चों को मरना चाहिए जो भ्रष्ट सिस्टम की वजह से मरे हैं। और यहाँ भी एक रामगंज में घटना हुई थी, अभी मेरा ये कि जयपुर में भी एक घटना हुई थी, वहाँ पे भी जैसे ही कोई बात नहीं थी, घटना नहीं थी, एक व्यक्ति गिर के मर गया और उसको भी 50 लाख रुपए दिए। और फिर अभी आप देख लो कि वसुंधरा का एरिया 2 बार की मुख्यमंत्री, 10 बार से सांसद, 5 बार खुद, 5 बार उसका बेटा। हनुमान बेनीवाल सूरज माली के आंदोलन करने जाता है, 25 लाख रुपए दिला देता 24 घंटे में, धरना देके बैठता, 25 लाख रुपए दिए कल। दौसा में एक सैनी समाज का लड़का भी डेथ हो गई थी, सरकार ने उसको बैकडोर 50 लाख रुपए दिए। ठीक है, सामने नहीं लेकिन पैसा दिया है, पेमेंट उसका मदद हुई है। हाँ। तो फिर वसुंधरा महारानी, जो महारानी साहिबा जो है, जिसने नरेश मीणा को 40 दिन जेल में डाला, उसको अगर राजनीति करनी थी तो राजनीति करती उनकी मदद करके, लेकिन मदद केवल इसलिए नहीं की कि वो भील थे, वो दलित थे। आप जो कहते हो ये पक्षपात जब दिखता है तो थोड़ा आहत होते हैं। क्या आप कास्टिज्म देख के, जाति देख के, धर्म देख कर आप काम करते हो? क्या कारण था कि पिपलोदी के हादसे में लोगों को केवल 12-12 लाख रुपए दिए, बकरियां दी, एक बकरा दिया। और वो आप जो कहते हो सर्व समाज, मैंने जब डिमांड करी कि मैं उनके साथ मदद करना चाहता हूं, तो आप मानोगे नहीं, 1 करोड़ रुपए आए मेरे पास। सरकार ने 12-12 लाख दिए, मैं उनको 13-13 लाख रुपए देने जा रहा हूं। 7 परिवारों को, 7 बच्चे एक्सपायर हुए, 7 परिवारों को 13-13 लाख रुपए, 91 लाख तो वो हो गए, और 9 लाख रुपए हम लोग क्या बोलते हैं उसके जो घायल हैं उनको देंगे। और अभी तो वहां उनकी और बहुत बड़ी मदद मैं करा दूंगा। अच्छा, आगे भी मेरा इस तरह का है कि वहां जो इस तरह की कई घटनाएं पहले हुई, अच्छा, मतलब इस तरह से जुड़ी हुई कि कई बच्चे थर्मल में मर जाते हैं, थर्मल है वहां, थर्मल में मर गए थे एक बार। मैं जब वहां ये कहता था मैं आऊंगा, उसके पहले वहां जिस तरह की राजनीति है, उनके दलाल बैठे हैं, वो उस मूवमेंट को खत्म कर देते हैं। या तो कोई सिपाही भी वहां चला जाता है, अगर गांव में कोई लाश है तो वो बेचारे सिपाही के मारे डर जाते हैं। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि इस घटना के बाद पिपलोदी में जो हमने मदद करी है उनकी, उसके बाद मुझे भरोसा है कि वहां की जनता मेरे पे भरोसा करेगी, विश्वास करेगी, मेरे को अपनी लड़ाई में मेरे को शामिल करेगी। और मुझे पता है कि अगली बार जब नरेश मीणा लड़ाई में जाएगा तो हाड़ौती में भी लोगों को न्याय दिलाएगा। शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी राजनीति के लिए, और आप सफल राजनीति में एक सफल नाम बने। और दूसरी बात, आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं इस बात के साथ, आपने संस्थान की बात करी प्राइवेट सेक्टर में, पर्सनली मैं मेरी और हमारी बात कर रहा हूँ कि हमने कभी भी किसी का सरनेम झांका ही नहीं, स्किल देखी। लेकिन आज आपने ध्यान दिलाया तो फिर मेरे को ध्यान करना पड़ा, पर स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी 1-2 आदिवासियों को मौका दे दो सर। अरे भेजो ना सर, आप कब भेज रहे हो बताओ, कौन से दिन भेज रहे हो? और हमको सुनो, अगर स्किल नहीं भी होगी ना, कि भाई स्किल नहीं है, बस ऐसे लड़के ऐसे लड़कियां भेजना जो सीखने के लिए तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो। अब हम ट्रेंड करके देंगे ना, ऐसे फाड़ पत्रकार बना के देंगे कि आप देखो, आप ये है आपके लिए बहुत, और आपसे बहुत अच्छा लगा, और सच में मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी अब कोई बड़ा मुद्दा होगा, कोई बात होगी, तो हम दोबारा साथ बैठ रहे हैं। मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि नरेश मीणा का ख्वाब है राजनेता नहीं, जननेता, मसीहा, लोगों की भावनाओं में, गरीब जिनके लिए, जैसे बाबा साहब ने काम किए, ज्योतिबा फुले ने काम किए, जैसे बाबा रामदेव, रामसा पीर जो राजपूत समाज में पैदा हुए, राठौड़ समाज में, उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम किए, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध। एमएलए एमपी बनना कोई मकसद नहीं है, एक बार ठीक है वो आपकी मंजिल में वो एक सहयोगी सिड्डी है एमएलए एमपी, उसके बहाने आप उन गरीबों की और ज़्यादा मदद कर सकते हो
जो अभी मैं करने में, जैसे अभी मैं कहीं होता है MLA MP, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छी तरह से विधानसभा लोकसभा में उनके पक्ष में बोलता, ज़्यादा तरह से उनकी बात को रखता, शायद हो सकता सरकार भी मेरी बात मानती, उसमें वो सहारा है। लेकिन मेरा मकसद है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ बहुत पिछड़ा हुआ है, और जहाँ हम बैठते हैं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को मैं देखता हूँ, उससे वो 50 साल पीछे एरिया है। मैं ये मिशन लेके पिपलोदी गांव का केवल ये जो था उसको लेकर नहीं, वहाँ एक मिशन चलाऊंगा, कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग खोलने का मेरा मन है बच्चों के लिए। विशेष रूप से मैं शिक्षा को लेकर और पर्यावरण को लेकर वहाँ काम करूँगा। मेरी तो ख्वाब है कि मैं आश्रम बनाऊँ 5-10 बीघा का, और जिसमें मैं बच्चों के साथ गायें रखूँ, वहीं गरीबों के बच्चे वहाँ रहें। एक हाँ, अलग कुछ करने का है। राजनीति में ऐसा नहीं कि केवल आप जो कुल मिलाकर आप काल के कपाल पे अपना हस्ताक्षर करना चाहते हैं। यस, समय से पहले। नाम के लिए काम कर रहा हूँ, मरने के बाद बहुत भी बहुत लोग याद शुभकामनाएं, और मेरी निजी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि ऐसे सपने देखना अपराध नहीं है, जी। और सपने भी अगर समाज के हित में हो तो वो सपने और बड़े बन जाते हैं। थैंक यू।